नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 6.5। टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। माफ़ी चाहता हूँ देरी के लिए, लेकिन दोस्तों पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आए। बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी इसी टॉपिक में फेस करनी पड़ती हैं और थोड़े से अलग तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के आपसे पूछे जाते हैं उनको थोड़ा ट्विस्ट करके बदल के दोस्तों ईजी करके बताऊँगा और उसके बाद आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ आप लोगों को लेकर चलूँगा दोस्तों। तो देखिए मैक्सिमम मिनिमा की बात हो रही है दोस्तों। मैक्सिमम मिनिमा नाम ही बता रहे हैं दोस्तों, मैक्सिमम मिनिमम। दोस्तों होता क्या है, हमें डिफरेंट फंक्शन दिए गए होते हैं, डिफरेंट फंक्शन। जैसे आप लोग sin x को जानते होंगे दोस्तों, sin x फंक्शन को आप लोग जानते होंगे, ठीक है। sin x का ग्राफ दोस्तों आप लोगों को मालूम है, sin x का ग्राफ इस टाइप से इसका ग्राफ होता है। ये आपको sin x का ग्राफ मालूम है। इस sin x के ग्राफ में दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ पता है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर y की वैल्यू कन्फर्म होगी 1 और इस पॉइंट पर y की वैल्यू होगी कितना, -1। इस 1 के ऊपर कभी भी आपको y की वैल्यू नहीं मिलेगी, ना ही -1 से नीचे आपको कभी भी y की वैल्यू मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा जो y आ सकता है वो 1 आ सकता है दोस्तों, और कम से कम क्या आ सकता है, -1 आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ तो आपने इसके ग्राफ को देखकर आप लोगों ने बड़े ईजिली बता दिया कि हाँ sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ऐसे ही दोस्तों कुछ फंक्शन जैसे अगर मैं आपके सामने लिख दूँ fx = x², तो दोस्तों आपको मालूम है कि इसका ये एक पैराबोला की इक्वेशन है, fx = x², ये इस टाइप से चले जाएगा। अब दोस्तों इस कर्व को देखकर आप बड़े इजीली बता सकते हैं कि लो भाई यहाँ पर कंफर्म बात है x0 है तो y0 है, y0 है, y0 से नीचे कभी भी नहीं आएगा। y हमेशा फिर 0 1 2 3 4 ऊपर ही जाएगा, 0 से नीचे कभी नहीं आएगा। तो आप बता सकते हैं कि y की मिनिमम वैल्यू जो होने वाली है वो होगी 0, लेकिन हाँ मैक्सिमम हम नहीं बता पाएंगे यहाँ पे दोस्तों, मैक्सिमम हम यहाँ पर नहीं बता पाया करेंगे। तो दोस्तों जैसे fx = x², और मान लेते हैं मैं इसमें fx = x² + 2 कर देता हूँ, प्लस का 2 कर दिया दोस्तों मैंने। तो दोस्तों इस सिचुएशन में क्या होगा, अब ये जो होगा भैया थोड़ा सा ऊपर से जाएगा, अब इस टाइप से चले जाएगा फिर, ठीक है। ये जो पॉइंट होगा ये ओरिजिन है, तो ये पॉइंट आपके लिए हो जाएगा 0, 2, और आपको मालूम है कि इस बार जो y की मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो 2 होगी। तो अभी तक दोस्तों ग्राफ के माध्यम से आप लोग देख के बता पा रहे थे कि किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और उसी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। लेकिन हम हर फंक्शन का ग्राफ तो बना नहीं सकते ना दोस्तों, तो कोई एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिसके जरिए दोस्तों हम किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर सकें। जैसे दोस्तों आपको मालूम है कि y की वैल्यू आएगी 1, मैक्सिमम आएगी 1, और 1 कब आएगी, जब x कितना होगा, π/2, जब x कितना होगा, π/2। अच्छा y की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, आप बोल देंगे -1 आएगी। कब आएगी दोस्तों, जब x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, जब x की वैल्यू हो जाएगी 3π/2। तो दोस्तों इस तरह से देखो ग्राफ के माध्यम से हम बता पा रहे हैं कि x की वैल्यू इतना रखने पर y मैक्सिमम होगा, x की वैल्यू इतना रखने पर y मिनिमम होगा। लेकिन हम ग्राफ अगर हमें नहीं मालूम तो दोस्तों फिर क्या तरीका हो सकता है। तो बच्चों जो डिफरेंशिएशन करना आप लोगों ने सीखा था उससे हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। डिफरेंशिएशन के माध्यम से दोस्तों हम लोग ये पता करेंगे कि किसी फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी और किसी फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कब आएगी दोस्तों। तो देखिए मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक में दोस्तों किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए तरीके हैं दोस्तों, 2 तरीके चलते हैं दोस्तों। एक तरीका होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक और होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आपके स्कूल में ज़्यादातर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ किया जाता होगा दोस्तों। मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताऊंगा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, फिर दोस्तों हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। बाकी देखते हैं दोस्तों। देखिए होता क्या है ना, अगर कभी कोई फंक्शन दिया गया होगा y = fx, कोई फंक्शन दिया गया दोस्तों y = fx, मान लेते हैं इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। देखो मैं रफ डायग्राम में दोस्तों आपके सामने बना रहा हूँ आप लोगों को इस चीज़ को ईजिली समझाने के लिए। देखिए कि किसी फंक्शन का ग्राफ है, मान लेते हैं इस टाइप से, बस इतना है दोस्तों, ओके। ये हमारे किसी फंक्शन का ग्राफ है दोस्तों। अब बच्चों मैं आपसे अगर कहूँ कि यहाँ पर ये कोई पॉइंट है, अच्छा इसकी इक्वेशन y = fx है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये कोई पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पर x की वैल्यू a है,
तो सोचिए y की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप जवाब दे देंगे x को वहाँ पुट कर दो, आपकी वैल्यू हो जाएगी FA। दोस्तों ऐसी मान लेते हैं कि यहाँ पर इस पॉइंट पर दोस्तों x की वैल्यू हमारे लिए B है, x की वैल्यू हमारे लिए क्या है दोस्तों B। तो दोस्तों यहाँ पर इस पॉइंट पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी FB, y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों FB हो जाएगी। तो बच्चों आप यहाँ पे इसको देखकर बड़े इजीली बता सकते हैं कि y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है FA और y की मिनिमम वैल्यू कितनी है दोस्तों FB। दोस्तों y की वैल्यू FA मैक्सिमम FA तब आएगा जब आप x की जगह कितना रखेंगे A रखेंगे, और y की वैल्यू मिनिमम FB तब आएगी जब आप x की जगह कितना रखेंगे दोस्तों B रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ तो आपने इसको देख के बता दिया, लेकिन दोस्तों अगर एक्चुअल में हमें से B दिया होता और मेरे सामने ग्राफ ना होता तो हम कैसे पता लगाएंगे इस चीज़ को। तो बच्चों होता क्या है, आप इस ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों, आप लोग इसमें पाएंगे कि दोस्तों इस पॉइंट A से पहले, इस A से पहले दोस्तों ये जो कर्व जा रही है, ये जो कर्व जा रही है दोस्तों, इस कर्व में दोस्तों जब ये कर्व जो है दोस्तों ये इंक्रीजिंग कर्व है, इंक्रीजिंग, ये जो फंक्शन कितना हिस्सा है दोस्तों ये कैसा है इंक्रीजिंग है। ये आप लोगों ने 6.2 में पढ़ा हुआ है कि दोस्तों इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू इंक्रीज होने से y की वैल्यू भी बढ़ती है। और इंक्रीजिंग कर्व की अच्छी बात क्या होती है दोस्तों कि इसका जब भी डेरिवेटिव किया जाता है दोस्तों, जब भी इसका डेरिवेटिव किया जाता है वो आपका आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, आपका आंसर हमेशा क्या आता है दोस्तों पॉजिटिव आता है। दोस्तों फिर उसके बाद ना यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आ गया जहाँ पर जो टेंजेंट होगी ना दोस्तों वो क्या हो जाती है, वो टेंजेंट पैरेलल हो जाती है किसके x एक्सिस के, और टेंजेंट की x एक्सिस के पैरेलल हो जाने की वजह से दोस्तों यहाँ पर जो डेरिवेटिव होता है वो 0 के इक्वल आ जाता है। और दोस्तों जहाँ पर भी मेरा डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाता है उस पॉइंट को हम लोग बोला करते हैं क्रिटिकल पॉइंट, इसे हम लोग बोला करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। और आप देख सकते हैं इस क्रिटिकल पॉइंट पर मेरा फंक्शन मैक्सिमम है, क्रिटिकल पॉइंट पर मेरा फंक्शन मैक्सिमम है। उसके बाद दोस्तों आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस पॉइंट के बाद हमारा जो फंक्शन है दोस्तों, इस पॉइंट के बाद हमारा जो फंक्शन है वो डिक्रीजिंग हो चुका है दोस्तों, वो नीचे की तरफ आ रहा है। और डेरिवेटिव इस सिचुएशन में जब भी कभी कोई फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है यानी वो डिक्रीजिंग है, और इस सिचुएशन में दोस्तों हमारा जो डेरिवेटिव dy/dx होता है दोस्तों वो क्या आता है नेगेटिव आता है। तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ यहाँ पे समझ पाए कि वो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जहाँ पर डेरिवेटिव क्या है 0, वो पॉइंट x की वो वैल्यू जिससे पहले हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और जिसके बाद हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है। दोबारा से सुनिएगा, वो क्रिटिकल पॉइंट जिससे पहले हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है और उसके बाद हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, उस सिचुएशन में दोस्तों उस पॉइंट पर हमारे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है दोस्तों, उस पॉइंट पर हमारे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब जरा इसके आगे देखते हैं दोस्तों, आप लोगों को देखो यहाँ पे एक चीज़ नजर आ रही है कि भैया ये जो आपका इतना हिस्सा है, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि भैया ये डिक्रीजिंग है, और यहाँ पर दोस्तों मेरा जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आएगा, डेरिवेटिव मेरा नेगेटिव आएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे जैसे ही हम इस पॉइंट पे पहुँच जाते हैं दोस्तों, ये जो पॉइंट होगा यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगा दोस्तों, यहाँ जो टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट पर मेरा जो डेरिवेटिव है दोस्तों वो 0 के, उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर दोस्तों हमारा जो टेंजेंट होता है वो पैरेलल हो जाता है किसके x एक्सिस के, और टेंजेंट दोस्तों अगर x एक्सिस के पैरेलल हो गया है तो इस सिचुएशन में दोस्तों डेरिवेटिव कंफर्म आता है 0 आया करेगा। तो दोस्तों ये भी एक प्रकार से मेरे लिए क्या है गाइस, ये भी मेरे लिए क्या ये भी मेरे लिए एक क्रिटिकल पॉइंट है, और इस क्रिटिकल पॉइंट पर दोस्तों हमारा फंक्शन मिनिमम है, इस क्रिटिकल पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है दोस्तों वो मिनिमम है। सर अब हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा फंक्शन कब मिनिमम होगा। सर देखो ऐसा है ना, क्रिटिकल पॉइंट से पहले आप ऑब्जर्व कीजिए हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव क्या है नेगेटिव। इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद जरा ऑब्जर्व करो दोस्तों, हमारा फंक्शन कैसा हो गया इंक्रीजिंग हो गया। क्रिटिकल पॉइंट के बाद हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, और इंक्रीजिंग हो गया दोस्तों यानी कि डेरिवेटिव कंफर्म बात है क्या हो गया, डेरिवेटिव यहाँ पर पॉजिटिव हो गया दोस्तों। इस पॉइंट के बाद दोस्तों हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये आप लोगों ने 6.2 में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ा हुआ है दोस्तों कि जब भी कभी कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, डिक्रीजिंग की सिचुएशन में डेरिवेटिव नेगेटिव आता है। गाइस हाँ, ये क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर फंक्शन ना तो सर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, सर वहाँ पर हम क्या बोलेंगे, वो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पर डेरिवेटिव 0 के इक्वल हुआ करेगा। सो गाइस ऑब्जर्वेशन क्या, अगर कभी भी क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है उस पॉइंट से पहले गाइस पहले फंक्शन डिक्रीजिंग है और बाद में फंक्शन इंक्रीजिंग है, सर पहले
डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। दोस्तों डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग यानी कि हम नीचे आए हैं, नीचे नीचे यानी कि लोएस्ट पॉइंट पर आए हैं दोस्तों। तो ये जो पॉइंट हुआ करेगा दोस्तों, ये हमारे लिए मिनिमम पॉइंट हुआ करेगा। तो गाइस कुछ स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स दोस्तों मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बेटा कुछ स्टेप्स होते हैं मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करने के गाइस। वो क्या है सर? हमें सबसे पहले ना गिवन होता है y इक्वल टू fx हमें गिवन होता है दोस्तों। आप लोग फाइंड करेंगे dy बाय dx। दोस्तों आप लोगों ने फाइंड करना है dy बाय dx। जब dy बाय dx फाइंड कर लिया दोस्तों आप लोगों ने, उसके बाद आप लोगों ने इसको पुट करना है 0 के इक्वल। इस dy बाय dx को दोस्तों आप लोग पुट करेंगे 0 के इक्वल। और दोस्तों इसके बाद आप लोग फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। फाइंड करने क्रिटिकल पॉइंट्स, आप कह सकते हैं आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। dy बाय dx निकालो, 0 पुट करो और क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करो। सर एकदम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तरह हो रहा है, राइट? ओके। उसके बाद दोस्तों उसके बाद क्या करना है? प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे उन्हें प्लॉट करो एंड चेक करो क्या साइन ऑफ dy बाय dx इन डिफरेंट इंटरवल्स। डिफरेंट इंटरवल्स में दोस्तों dy बाय dx के साइन को चेक करो। दोबारा देखिएगा, y दे रखा होगा, dy बाय dx फाइंड करो, 0 पुट करो। 0 पुट क्यों करो? ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल सकें। क्रिटिकल पॉइंट जब मिल जाएंगे दोस्तों तो आप क्या करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट जब आप लोग को मिल जाएंगे तो दोस्तों इसके बाद क्या करना है? आपने नंबर लाइन बनानी है, नंबर लाइन पे उन क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करना है, ठीक है? और उसके बाद चेक करना है साइन किसका? dy बाय dx का। कहाँ पर? इन डिफरेंट इंटरवल्स। ओके, जरा एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं दोस्तों इस चीज को। मैं आपके सामने बोल देता हूं कि हमारे पास एक फंक्शन है fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x। एक्स क्यूब माइनस 12x गाइस मेरे पास एक फंक्शन हमें गिवन है और आपसे पूछा गया क्या? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। तो देखिए दोस्तों करना क्या है, जो fx आपको दे रखा है वो आपके लिए क्या है? y एक्स क्यूब माइनस 12x, एक्स क्यूब माइनस 12x। दोस्तों ऐसा है ना, जब आप y आपको गिवन है तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या फाइंड करना है? dy बाय dx। तो लो दोस्तों इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, 12x का डेरिवेटिव हो जाएगा 12। कितना हो गया? ओके, फिर उसको 0 पुट करो दोस्तों, इसको 0 पुट कीजिए। dy बाय dx को 0 पुट करेंगे दोस्तों तो 3x स्क्वायर माइनस 12 जो है वो 0 के इक्वल आएगा। गाइस यहाँ से 3x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12, x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4 और गाइस x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। ओके, अब उसके बाद दोस्तों उसके बाद सर अब मैंने बोला आपको कि जब भैया आप x की वैल्यू निकाल चुके हो, प्लॉट क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन एंड चेक साइन ऑफ dy बाय dx इन डिफरेंट इंटरवल्स। गाइस नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन बना ली और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, एक पॉइंट आ जाएगा -2, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 2। ओके, -2 एंड 2, राइट? ओके सर, अब जरा सोचिए हमारा डेरिवेटिव ये है दोस्तों dy बाय dx का। ओके, मैंने क्या बोला? साइन चेक करना किसका? dy बाय dx का। कहाँ पर? डिफरेंट इंटरवल्स में। ओके, तो दोस्तों देखो 2 जो होगा ना 2, उस 2 पर तो मेरे डेरिवेटिव ने कन्फर्म 0 आना है। अगर यकीन हो तो देखो यार 2 को यहाँ पर करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 या 12 माइनस 12, तो देखो -2 और 2 को तो छोड़ दो। उसके अलावा जो बच गया, सोचो इस 2 से बड़ा कोई भी नंबर, 2 से ग्रेटर कोई भी नंबर सोच लो दोस्तों, 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी आप अपनी मर्जी से सोच सकते हैं। उस 10 को, उस 100 को, जो भी आपने सोचा है उस वैल्यू को यहाँ पर पुट करो दोस्तों, इस x की जगह पुट करो। अगर आपने 3 सोचा है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 27 माइनस 12 विल बी कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा दोस्तों। आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है दोस्तों इंक्रीजिंग। ओके ओके दोस्तों, फिर -2 और 2 के बीच में, -2 और 2 के बीच में दोस्तों कोई नंबर सोच लेते हैं, लाइक 0 ले लेते हैं, 0 0 1 जो आपकी मर्जी है, 0 ले लेते हैं। 0 का स्क्वायर विल बी 0,
-12 आंसर आ जाएगा नेगेटिव, यानी कि इस इंटरवल में दोस्तों ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया दोस्तों, ये हो गया डिक्रीजिंग। ओके, -2 से छोटा कोई नंबर सोचो दोस्तों, छोटा कोई नंबर सोचो बच्चों, -2 से छोटा, -3, -4, -5, -100 का स्क्वायर विल बी 10,000 इंटू 3 -12 आंसर विल बी पॉजिटिव। और गाइस यहाँ पर ये क्या आ गया, यहाँ पर ये हमारे लिए आ चुका है इंक्रीजिंग दोस्तों, यहाँ पर ये बन चुका है कैसा, इंक्रीजिंग बन चुका है। तो गाइस यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, यहाँ पर आप लोग ये चीज़ देख सकते हैं दोस्तों कि भैया ये जो -2 है, इस -2 पर तो मेरा डेरिवेटिव कितना है, 0 है, इस पे मेरा डेरिवेटिव कितना है, 0 है, ठीक है। और क्रिटिकल पॉइंट पर ही हमारा डेरिवेटिव 0 होता है, क्रिटिकल पॉइंट पर ही हमारा डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक है -2, दूसरा है 2। दोस्तों मैंने आपसे क्या बोला, अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, तो दोस्तों वो आपके लिए मैक्सिमम वाला पॉइंट होगा। इस चीज को मैं वहां पे लिख देता हूं दोस्तों, अगर dy by dx चेंजेस पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर दोस्तों dy by dx कैसा चेंज हो, पॉजिटिव से नेगेटिव हो, देन जो y होता है दोस्तों, उस y को नाम दिया जाता है लोकल मैक्सिमम, एंड जो x होता है वो हमारे लिए होता है लोकल मैक्सिमा। यानी कि गाइस ये जो x इक्वल टू a है, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए है मैक्सिमा, x की वैल्यू माँ है, और दोस्तों y की वैल्यू क्या है, ये आपके लिए हो गया मैक्सिमम। ओके ठीक है भाई लोग। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ dy by dx चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव, दोस्तों अगर dy by dx कैसा चेंज हो, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो दोस्तों, dy by dx में जब भी चेंज होगा अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो उस सिचुएशन में दोस्तों वो आपके लिए मिनिमम वाला पॉइंट होगा, मिनिमम वाला। सो गाइस इस सिचुएशन में याद रखिएगा, देन द वैल्यू ऑफ y विल बी लोकल शब्द इस्तेमाल करना है दोस्तों, लोकल मिनिमम एंड द वैल्यू ऑफ x विल बी लोकल मिनिमा। ठीक है सर, x की वैल्यू इज मा, दिस इज मिनिमा, और इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करके y कितना मिला, ये मिला, सो दिस इज मिनिमम। दोस्तों मम और माँ का ये जो डिफरेंस है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर यहाँ सोचो -2 से पहले फंक्शन पॉजिटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव, -2 के बाद डेरिवेटिव नेगेटिव। सर जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है दोस्तों, तो कंफर्म बात है वो जो x इक्वल टू लिख लो यहाँ पे इस चीज़ को, एट x इक्वल टू -2 dy by dx चेंजेस पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो गाइस x इक्वल टू -2 जो होगा वो मेरे लिए क्या बन चुका होगा, लोकल, y की x की वैल्यू विल बी लोकल मैक्सिमा, ओके। अब इस -2 को दोस्तों, इस -2 को यहाँ पुट करो, यहाँ पर, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, y इक्वल टू -2 का क्यूब -12 इंटू -2, -8 + 24 विल बी 16। सो गाइस दिस इज लोकल मैक्सिमम, दिस इज लोकल मैक्सिमम। हमने x की जो वैल्यू निकाली वो लोकल मैक्सिमा, y की जो वैल्यू निकली दोस्तों वो क्या होगी, लोकल मैक्सिमम। अच्छा अब इस 2 पे चेक करो, एड x इक्वल टू 2 dy by dx चेंजेस नेगेटिव टू पॉजिटिव। x इक्वल टू 2 पर दोस्तों डेरिवेटिव कैसा चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। ओके तो दोस्तों इस सिचुएशन में हम क्या बोल देंगे, जब भी डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है तो दोस्तों उस y की वैल्यू को लोकल मिनिमम बोलते हैं, और x की वैल्यू को, यानी कि जो x इक्वल टू 2 है ये लोकल मिनिमा है, और दोस्तों y की वैल्यू विल बी, इस 2 को पुट कर लीजिए दोस्तों यहाँ पे, ओरिजिनल जो y था यहाँ पे डेरिवेटिव में मत पुट करना, y में पुट करना है, 2 का क्यूब -12 इंटू 2, और ये 8 - 24 विल बी -16, और ये बन जाएगा दोस्तों लोकल
मम। तो दोस्तों ये है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब जो है दोस्तों एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि दोस्तों अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, वो तो भैया आपने बता दिया, लेकिन मान लो सर अगर फंक्शन चेंज ही नहीं हो रहा, पॉजिटिव से पॉजिटिव ही है और नेगेटिव से नेगेटिव ही है, तो उस सिचुएशन में क्या बोलेंगे दोस्तों? तो दोस्तों उसका भी केस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए होता क्या है ना, पहले इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग हुआ, वहाँ पर तो डेरिवेटिव जीरो होता ही है, लेकिन दोस्तों कई बार मैं इस चीज़ को बढ़ा देता हूँ दोस्तों, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा कराऊंगा अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अगर इफ डज नॉट चेंजेस, इफ dy by dx does not change its sign, then it will be point of इन्फ्लेक्शन। तो उसको नाम दिया जाता है दोस्तों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर इसका क्या मतलब है? दोस्तों आप लोगों ने एक्स क्यूब का ग्राफ देखा है या नहीं देखा है? नहीं देखा दोस्तों, तो एक काम करना, गूगल पे जरा कोई फंक्शन ग्राफ मेकर होगा तो उसमें एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लिखना और चेक करना दोस्तों कि उसका ग्राफ कैसा है। देखिए वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव करो दोस्तों, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव। तो दोस्तों डेरिवेटिव कर दिया, y का डेरिवेटिव कर दिया, dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का आ गया 3x स्क्वायर हो गया। अब जैसे कि दोस्तों पुट करते हैं 0, फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ x। तो दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई है। ओके सर अब नंबर लाइन बनाओ, 0 से छोटा कोई नंबर सोचिए, -1, -2, -3 पुट करो यहाँ पे, यहाँ पुट करेंगे -1 का स्क्वायर इंटू 3 पॉजिटिव। सर 0 के बाद 1, 2, 3, 4 दोस्तों यहाँ पर भी क्या है आपका फंक्शन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। सही बात है दोस्तों। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ ये तो जो क्रिटिकल पॉइंट है दोस्तों, इस क्रिटिकल पॉइंट पे तो आपको मालूम है कि मेरा जो dy बाई डी एक्स होगा, x इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस क्रिटिकल पॉइंट से पहले भी फंक्शन पॉजिटिव है और क्रिटिकल पॉइंट के बाद भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है। जबकि मैंने आपको क्या बताया था, पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो मैक्सिमम बोलेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो मिनिमम बोलेंगे। लेकिन दोस्तों अगर साइन चेंज ही नहीं हो रहा, पहले भी पॉजिटिव बाद में भी पॉजिटिव, तो इस सिचुएशन में दोस्तों हम क्या बोल देंगे, लिखेंगे dy बाई डी एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन। सो हम क्या बोलेंगे, सो x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ। सर हमें मालूम है कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में ऐसे होता है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में ऐसे होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है दोस्तों? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है दोस्तों? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या होता है दोस्तों? तो देखिएगा दोस्तों, जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, इसका ग्राफ बना के देखते हैं एक बार, ठीक है। रफ डायग्राम ऐसे बना रहा हूँ, देखिएगा जरा ध्यान से। x 0 तो y विल बी 0, x 1 तो y 1, ठीक है, x 2 तो y 8, x 2 तो y 80 यहाँ कहीं होगा, x 3 तो y 27 और ऊपर कहीं होगा। तो आप दोस्तों देखेंगे कोई इस टाइप से जा रहा है, राइट। अच्छा x को -1 रखो, x -1 तो y भी कितना आएगा -1, x -2 रखिए, -2 तो y -8 हो जाएगा, x -3 तो y -27 हो जाएगा। दोस्तों फंक्शन के ग्राफ को जरा ध्यान से देखो एक बार, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग और इस पॉइंट के बाद भी क्या है, इंक्रीजिंग। लेकिन आपको थोड़ा सा अंतर इसमें जरूर नजर आ रहा होगा दोस्तों। पहले इसका जो फेस है, इस कर्व का जो फेस है दोस्तों, ये इस टाइप से है दोस्तों, उस तरफ को खुला हुआ है फेस, और इसके बाद दोस्तों इसका जो फेस है यहाँ से वो इस टाइप से हो गया दोस्तों। यानी कि दोस्तों इसका जो कर्वेचर है वो चेंज हो रहा है,
देख रहे हो, पहले इसका फेस उधर को खुला हुआ था, बाद में इसका फेस इस साइड में खुला हुआ दोस्तों। तो दोस्तों ये जब भी सिचुएशन आपके सामने आती है दोस्तों, ये वाली सिचुएशन देखो, आपको मालूम है इस वाले केस में तो यहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा, ठीक है, इस वाले केस में भी यहाँ पे डेरिवेटिव 0 होगा। लेकिन दोस्तों ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो बेटा उस केस में भी वो जो पॉइंट होगा जहाँ पर कर्वेचर चेंज हो रहा है वहाँ पर भी डेरिवेटिव 0 आ जाता है, और उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब जरूरी नहीं है ऐसा हो, ये ऐसा भी हो सकता था, ऐसे आया और फिर ऐसे हो गया। तो देखो पहले फेस उधर को खुला, फिर इधर को खुल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी कोई पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर इसका कर्वेचर चेंज हुआ होगा ना, उससे हम बोला करते हैं दोस्तों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आपके समझ में आया होगा। और अब हम चल रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ, फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा अभी तक हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम बात कर रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की। दोस्तों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप लोग सीख चुके हैं, अब हम सीखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंतर्गत आप लोगों को नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं होती है, आप लोगों को डिफरेंट इंटरवल में डेरिवेटिव का साइन चेक करने की जरूरत नहीं होती है दोस्तों। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि हमें अगर एक फंक्शन दिया गया होगा y = fx, ओके, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है dy/dx। ये चीज़ हम पहले भी कर रहे थे, इस चीज़ को हम पहले भी कर रहे थे। हम इस dy/dx को पुट करते थे 0 और फाइंड करते थे वैल्यू ऑफ x। इसे हम क्रिटिकल पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, हम पहले भी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अब जो होगा ना, जब हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, अब आपको नंबर लाइन नहीं बनानी दोस्तों, अब आप लोगों ने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। जो dy/dx आप लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, इस dy/dx को आप लोगों ने दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, d2y/dx 2, ओके। देखिए दोस्तों आपको x की जो वैल्यू मिली है, क्रिटिकल पॉइंट जो आपको मिले होंगे, आपको नहीं मालूम होगा कि x की उस वैल्यू पर वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। जैसे पहले क्या हो रहा था दोस्तों, पहले अगर मान लेते हैं, मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 2 आई थी, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि भैया 2 पर हमारा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, आप कैसे चेक करते थे? तो उसके लिए आप ये देखते थे कि डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है या नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता था तो आप समझ जाते थे कि हाँ ये मैक्सिमा है, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता था तो आप समझ जाते थे कि हाँ भाई इस पॉइंट पर ये मिनिमा है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे आपने x की वैल्यू तो निकाल दी है, लेकिन उस x की वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, बिना नंबर लाइन बनाए हम कैसे पता करें कि उस पॉइंट पर वो मैक्सिमम है या मिनिमम है? तो दोस्तों हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड करना है सेकेंड डेरिवेटिव। दोस्तों सेकेंड डेरिवेटिव निकल जाएगा। सेकेंड डेरिवेटिव निकल जाने के बाद दोस्तों आप लोगों ने जो x की वैल्यू निकाली थी, उस x की वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट कर देना है। यहाँ पर पुट करने के बाद दोस्तों अगर सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आता है, नेगेटिव, अगर सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 है, नेगेटिव है दोस्तों, तो याद रखिएगा x की वैल्यू हमारे लिए हुआ करेगी लोकल। नेगेटिव अगर है तो x की वैल्यू हुआ करेगी लोकल मैक्सिमा और y की वैल्यू हुआ करेगी दोस्तों लोकल मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव आने पर मैक्सिमा है, ओके। लेकिन दोस्तों अगर मान लो जो सेकेंड डेरिवेटिव तुमने निकाला, तुमने उसमें x की वैल्यू पुट कर दी, लेकिन अब तुम्हारा जो सेकेंड डेरिवेटिव वो नेगेटिव नहीं रहा, वो पॉजिटिव हो गया, तो दोस्तों आप क्या करेंगे, x की वैल्यू जो आपके लिए होगी दोस्तों वो आ करेगी लोकल मिनिमा और y की वैल्यू को दोस्तों हम लोग बोला करेंगे लोकल मिनिमम। तो दोस्तों ये स्टेप्स हैं। अब हमने जो क्वेश्चन अभी किया था उसी क्वेश्चन को दोस्तों अब हम दूसरे मेथड से करने वाले हैं। उसी क्वेश्चन को दोस्तों अब हम एक दूसरे मेथड से करने वाले हैं, और दूसरे मेथड के अंतर्गत दोस्तों देखो हमें तो फंक्शन तो दिया ही गया होगा x³ - 12x, ये हमको दे रखा है दोस्तों, x³ - 12x हमें क्वेश्चन में गिवन है, और बोला गया दोस्तों कि भैया इसमें x की क्या वैल्यू रखूं जिससे y मैक्सिमम आ जाए और x की क्या वैल्यू रखूं जिससे y मिनिमम आ जाए। तो दोस्तों इसको कैसे किया जाए, इससे कैसे किया जाए दोस्तों, तो तरीका देखना दोस्तों उसके लिए।
देखो सबसे पहले जो फंक्शन में गिवन है उसको y नाम दे दो। मैंने इसको y नाम दे दिया। y नाम दे देने के बाद दोस्तों देखो सबसे पहले क्या करना है, फाइंड करना है dy बाई dx। तो लो भाई इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई dx, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, 12x का डेरिवेटिव हो जाएगा 12। इतना कर लेने के बाद दोस्तों उसको जीरो पुट करेंगे। ये तो पहले भी हो रहा था दोस्तों, ये सब चीज़ पहले भी हो रही थी। इसको जीरो पुट कर लिया, 3x स्क्वायर माइनस 12 जीरो के इक्वल रख के x की एक वैल्यू आ गई 2, x की एक वैल्यू आ गई माइनस में 2, x की दो वैल्यू आ गई दोस्तों +2 एंड -2। उसके बाद दोस्तों अब हम नंबर लाइन नहीं बनाने वाले। पहले हम नंबर लाइन बना रहे थे, नंबर लाइन पे हम उन क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे थे, फिर हम डिफरेंट इंटरवल में चेक कर रहे थे साइन किसका, इस डेरिवेटिव का। लेकिन दोस्तों अब आपने सेकंड डेरिवेटिव करना है, अब आपने नंबर लाइन नहीं बनानी। जो डी वाई बाई dx आप लोगों ने निकाला था दोस्तों, उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो, d2y बाई dx2। डी वाई बाई dx जब दोबारा डिफरेंशिएट किया दोस्तों, तो जो 3x स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। 12 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों 0, तो ओनली क्या बचेगा 6x। अब देखिए जो सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाला वो अभी ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो डिपेंड करता है x की वैल्यू पे कि आप x की वैल्यू क्या पुट करने वाले हो दोस्तों। x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव में पुट करोगे तो इसमें पॉजिटिव हो जाना है, x की वैल्यू नेगेटिव पुट करोगे तो इसमें नेगेटिव हो जाना है। तो दोस्तों तरीका क्या रहेगा, आपने जब डेरिवेटिव को 0 पुट किया था तो आपकी x की वैल्यू क्या आई थी, एक आई थी 2 और एक आई थी -2। तो दोस्तों मैं इस सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह पुट कर देता हूँ कितना -2। तो ये क्या बन जाएगा 6 इंटू -2। आपका आंसर आ गया नेगेटिव आ गया दोस्तों। आंसर नेगेटिव आने का क्या मतलब है दोस्तों, मैंने क्या बताया दोस्तों आपको, अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आता है, जो कि यहाँ पे -12 आ रहा है, नेगेटिव है 0 से कम है, तो दोस्तों अगर नेगेटिव आता है दोस्तों तो x की जो वैल्यू होती है उसको क्या बोला करते हैं, लोकल मैक्सिमा। सो ऐसे मैं बोल दूँगा सो x इक्वल टू -2 इज द लोकल मैक्सिमा। इस -2 को दोस्तों अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी -2 का क्यूब, और ये बन जाएगा 24 - 8 विल बी 16। ये बन जाएगा हमारे लिए बन जाएगा लोकल मैक्सिमम। दोस्तों ये हमारे लिए बन जाया करेगा लोकल मैक्सिमम। ओके इतना हो गया, ठीक है सर। अब अगर बेटा सेकंड डेरिवेटिव में अगर बेटा जैसे मैंने -2 पुट किया, जरूरी थोड़ी -2 पुट करें, हम x इक्वल टू 2 भी तो पुट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव नाउ जो सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाला था उस पर हम x की जगह 2 पुट करो। 2 पुट करने से दोस्तों क्या होगा, जो 6 है इंटू में 2 करेंगे तो आपका आंसर 12 जो कि पॉजिटिव आ रहा है दोस्तों, ग्रेटर देन 0 आ रहा है दोस्तों, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव अगर दोस्तों अगर आता है सेकेंड डेरिवेटिव जब भी पॉजिटिव आता है दोस्तों, तो x की वैल्यू क्या बोला करते हैं दोस्तों, लोकल मिनिमा। सो गाइस x इक्वल टू 2 लोकल मिनिमा हो गया। अब इस 2 को दोस्तों यहाँ पुट कर लो y में, तो क्या बन जाएगा, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 का क्यूब -12 इंटू 2, सो 8 - 24 - 16। नेगेटिव आ गया इसे -16, इसका तो अलग रोल नहीं है, वो सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव में था। ये दोस्तों हमारा -16 आ गया है, -16। सो ये जो y की वैल्यू जैसे वो लोकल मिनिमा है, तो ये y इक्वल टू जो -16 आया है ये हमारे लिए लोकल मिनिमम हो जाएगा। y इक्वल टू जो -16 है दोस्तों हमारे लिए लोकल मिनिमम हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपने इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी यही आंसर निकाले थे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी दोस्तों हम लोगों ने यही आंसर निकाले थे। सर आप लोगों ने खुद फील किया होगा कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वहाँ पे नंबर लाइन बनाने की जरूरत पड़ी थी, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे दोस्तों जिसमें डेरिवेटिव तो इजीली आप कर लेते हैं, जीरो भी बना लेते हैं, लेकिन जो डिफरेंट इंटरवल में ना फंक्शन का साइन चेक करने में थोड़ी सी बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो होता क्या है, टीचर्स जनरली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही, आपके स्कूल के टीचर्स भी हो या आपके ट्यूशन टीचर्स हों, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही प्रेफर करते हैं। जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं उनको करवाने के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को ही वो लोग प्रेफर करते हैं दोस्तों। तो देख लेना, अब आपकी मर्जी है कि आप कौन सा वाले तरीके से करना चाहते हो, मैंने आपको दोनों सिखा दिया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये हमने कर लिए हैं। अब अपने अकॉर्डिंग आप दोस्तों जो भी आपको ईजी लग रहा है उस वाले टेस्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। मैं क्लास में यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करवाया करूँगा। हाँ, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में मैं
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में यूज़ करवाऊँ। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब हम दोनों डेरिवेटिव टेस्ट को सीख चुके हैं और अब आपकी मर्जी है कि आप किसी भी एक डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करके आगे के सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं उनको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के जरिए ही सॉल्व करवाया करूंगा, ठीक है। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के जो स्टेप्स थे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों हम सबसे पहले जो भी हमें y = fx गिवन होगा, हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे dy/dx। जब इसको फाइंड कर लेंगे दोस्तों तो हम लोग इसके बाद इस dy/dx को पुट करेंगे 0, फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। जब x की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों, अब हम लोग को फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव। अब हम लोग फाइंड करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। अगर दोस्तों सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आने पर दोस्तों उल्टा केस है, ये मिनिमम का केस है, ठीक है। अब ये x मिनिमा होगा, y मिनिमम होगा। और दोस्तों अगर दोस्तों सेकंड डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव आता है तो दोस्तों ये मैक्सिमाइजेशन का केस है। इस सिचुएशन में जो x निकलेगा वो x हमारे लिए लोकल मैक्सिमा होगा और जो y की वैल्यू होगी वो लोकल मैक्सिमम होगी। तो दोस्तों ये मैक्सिमाइजेशन का केस है। अब दोस्तों अब हम सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। मेरा क्वेश्चन देखिएगा, स्टेटमेंट पढ़िएगा जरा। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 12, राइट। कहता है कि उनके दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो मुझे ऐड करके 12 मिलना चाहिए। तो दोस्तों जब दो नंबरों को ऐड करके 12 आ रहा है तो वो दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? हो सकता है पहला नंबर 1 हो, दूसरा 12 हो, दूसरा 11 हो। पॉसिबल है, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। पहला अगर 2 हो तो दूसरा 10 हो सकता है। ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? अगर एक 5 है तो दूसरा 7 हो सकता है, पहला 6 है तो दूसरा भी 6 हो सकता है, भाई ये भी पॉसिबल है। अच्छा, पहला अगर 7 है दूसरा 5 हो सकता है। अब आप यहाँ देखेंगे ऐसे 10, 2, 11, 1, ये इस तरह से आपको कई सारे केसेस मिल सकते हैं दोस्तों। तो ये वो सब पॉसिबिलिटीज़ हैं दोस्तों जिसमें कि दो नंबर को ऐड करके 12 आता है। अब मैंने तो कुछ ही पॉसिबिलिटीज लिखी हैं, ऐसे कई केस बन सकते हैं दोस्तों जिनमें दो नंबर को ऐड करके 12 आता हो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। मुझे वो दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या हो दोस्तों, मैक्सिमम हो। अब जरा देखियो भाई, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, आप बोलेंगे 11, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 20। देखो बढ़ गया प्रोडक्ट भाई। मैं जैसे जैसे इसको बढ़ा रहा हूँ, इसको अगर मैं 3 कर दूँ, इसको 9 कर दूँ तो प्रोडक्ट कितना हो गया 27। देखे लो, इसको बढ़ा रहे हो वो घट रहा है, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो तो अल्टीमेटली इंक्रीज हो रहा है ना। 11, 20, 27, ऐसे 4, 8 पे 32 आ जाएगा, 5, 7 पे 35 आ जाएगा। देखिए प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, पहले ज़्यादा रेट से बढ़ रहा है, फिर थोड़ा कम रेट से बढ़ रहा है, फिर थोड़ा कम रेट से। तो दोस्तों प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन दोस्तों 6 × 6 जब किया तो प्रोडक्ट बहुत ही कम बढ़ा, लेकिन इंक्रीज हुआ है, लेकिन 1 यूनिट इंक्रीज हुआ है बस। देख लो 35 से कितना हो गया 36। अब जैसे ही मैंने x को 6 से क्या किया 7, तो y कितना हो गया, y हमारा हो गया 6 से 5 हो गया। तो अब इनका प्रोडक्ट क्या हो गया 35। तो अब आप इसमें देखेंगे जो प्रोडक्ट जो था बेटा वो पहले इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और एक दिन ऐसा आ गया बेटा, एक टाइम ऐसा आ गया दोस्तों जब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका है। इनका जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका है। और उसके बाद अब जैसे मैं x को बढ़ा रहा हूँ तो अब वो जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो घटना शुरू हो गया। देखो यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ 4 होगा तो देखो तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही 20, ऐसे कितना 11। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इसको देखकर बताइए। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ऐसे वो दो कौन से नंबर हैं जिन्हें ऐड करके तो 12 आता है, लेकिन जब मैं उनकी मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो जो मैक्सिमम जो पॉसिबल नंबर है वो क्या है दोस्तों, वो 36 है। तो बताइए वो दो संख्याएं क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो आपका जवाब होगा पहला नंबर भी 6 होना चाहिए, दूसरा नंबर भी 6 होना चाहिए। जब पहले नंबर को आप 6 लेंगे, दूसरे नंबर को भी 6 लेंगे, तभी जाके आपका प्रोडक्ट मैक्सिमम आ सकता है 30, और वो प्रोडक्ट होगा कितना 36। 36 से ज़्यादा प्रोडक्ट आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो दोस्तों हुआ क्या, यहाँ पर तो आपने क्या किया, इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को एक एक करके लिख के दिखाया। लेकिन दोस्तों
ऐसा है ना, अभी तो यहाँ पे समेशन सिर्फ 12 दिया हुआ है, 12 ना दिया हो, 20 दिया हो, 24 दिया हो, 30 दिया हो, 60 दिया हो, 100 दिया हो, तो इन सब सिचुएशन में आप ऐसे थोड़ी नंबर लिखते रहोगे यार, ऐसे नंबर नहीं लिखना है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना होगा दोस्तों, डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करना होगा। तो दोस्तों एक चीज तो आप समझ चुके हैं यार, अगर मान लो इनका जो प्रोडक्ट समेशन 12 ना होता, 14 होता, तो पक्की बात है पहला नंबर भी 7 होता, दूसरा भी 7 होता। अगर समेशन अगर 20 होता तो पहला भी 10 होता, दूसरा भी 10 होता, यानी दोनों नंबर का इक्वल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब दोनों नंबर इक्वल होंगे तभी जाके हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम हो पाएगा दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन अब आप एग्जाम में डायरेक्ट लिख के नहीं आओगे ना 6 और 6, आपको डायरेक्ट 6 and 6 लिख के नहीं आना, आपको डेरिवेटिव के माध्यम से इस चीज़ को सिद्ध करके दिखाना है। तो तरीका दोस्तों देखो क्या होगा, देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएंगे तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना है। जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन होगी उसको लिखना है दोस्तों आप लोगों ने। जैसे हमें क्या बोला गया, फाइंड 2 नंबर्स, मुझे नहीं मालूम कौन से 2 नंबर की बात कर रहा है, वो 2 नंबर 1, 11, 2, 10, 3, 9 ऐसे कुछ भी हो सकता है यार, यानी वो पहला नंबर भी वेरिएबल है और वो दूसरा नंबर भी वेरिएबल है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, लेट x and y be the required numbers। मान लेते हैं कि जो नंबर हमें चाहिए उसमें से पहला नंबर x और दूसरा नंबर y है। लेकिन दोस्तों इन दोनों नंबरों की खास बात है कि इन दोनों को जब भी मैं प्लस करूंगा दोस्तों, तो प्लस करके सिर्फ 12 ही आएगा, 12 के अलावा कुछ और नहीं आने वाला दोस्तों। तो दोस्तों मैंने x प्लस वाई को 12 के को लिख दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 प्लस 11, 2 प्लस 10, 3 प्लस 9, इनको प्लस करके 12 ही आने वाला है। सो गाइस यहाँ से y की वैल्यू निकल सकती है 12 माइनस में x, y की वैल्यू निकल गई दोस्तों 12 माइनस में x। अब जरा बच्चों देखना, अब आप क्या चाहते हो, अब आप उन 2 नंबरों को फाइंड करना चाहते हो जिनका प्रोडक्ट क्या हो दोस्तों, मैक्सिमम हो। इस मैक्सिमम को दोस्तों हम लार्ज भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट क्या हो, लार्ज हो। तो लार्ज आपको आंसर मालूम है, लार्ज आंसर तब होगा 36, लेकिन ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको डेरिवेटिव के माध्यम से इस चीज को सिद्ध करके दिखाना है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जिसे भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए बोले, आपने उसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है दोस्तों, फिर वो सब स्टेप अप्लाई करना है। तो दोस्तों आप क्या चीज मैक्सिमम करना चाहते हो, आप प्रोडक्ट को मैक्सिमम करना चाहते हो, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। तो दोस्तों जिससे भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए बोले उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट p बी द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। वो जो दोनों नंबर है दोस्तों उनका प्रोडक्ट को मैंने क्या मान लिया p, और वो p किसके इक्वल है दोस्तों, वो x इंटू वाई के इक्वल है। तो बच्चों मैं ना इस x इंटू वाई को मैक्सिमम करना चाहता हूँ, मैं x और y की ऐसी वैल्यू निकालना चाहता हूँ जिससे ये p अपने एकदम टॉप वाले लेवल पर पहुंच जाए। तो दोस्तों उसके लिए क्या किया जाए दोस्तों, उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। आप इस p की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो इसलिए आपको p का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, आप इस x y की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो इसलिए आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। लेकिन डिफरेंशिएशन करने के लिए दोस्तों देखो यहाँ पे एक वेरिएबल होना चाहिए ना। फिलहाल यहाँ पे आपको कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल नजर आ रहे हैं। तो करेंगे क्या दोस्तों, इस x और y में से किसी एक को आप अपनी मर्जी से हटा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, y को यहाँ से हटा देता हूँ दोस्तों, y की वैल्यू देखो मैंने निकाल रखी है, कितनी है 12 माइनस में x। तो दोस्तों x की मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 12x माइनस में x स्क्वायर, ये मेरे लिए हो जाएगा p। ओके, अब दोस्तों p आपके पास आ चुका है 12x माइनस में x स्क्वायर। जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स होता था, बस y ना लिखकर दोस्तों यहाँ पर इस टाइम p लिखा हुआ है दोस्तों मैंने, ठीक है। तो अब इस p को डिफरेंशिएट करेंगे, ये जो p हमारे पास है दैट इज 12x माइनस में x स्क्वायर, 12x माइनस में x स्क्वायर। मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू x, तो p का डेरिवेटिव हो जाएगा dt बाई dx। 12x में 12x का डेरिवेटिव 12, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। ओके, 12 माइनस 2x आ गया हमारे पास। अब दोस्तों जब हम डेरिवेटिव कर लेते हैं तो उसको 0 पुट करते हैं दोस्तों, तो मैं इसको 0 पुट करने वाला हूँ। इस dp बाई dx को 0 के इक्वल रखा, तो 12 माइनस 2x 0 के इक्वल रख के आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 6। आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 6। जब x की वैल्यू मिल गई दोस्तों, अब उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव किया जाता है दोस्तों। सो इस dp बाई dx का सेकंड डेरिवेटिव करेंगे आप, तो आप देख सकते हैं 12 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, और देख सकते हैं आप सेकंड डेरिवेटिव -2 आ रहा है। सेकंड डेरिवेटिव दोस्तों जब पॉजिटिव आता है तो मिनिमम
सेकंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव 0 से कम आता है तो क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। तो दोस्तों ये सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ये जो P है, दिस P विल बी मैक्सिमम। ये P क्या होगा दोस्तों, ये मैक्सिमम होगा। लेकिन कब मैक्सिमम होगा दोस्तों, जब x की वैल्यू कितनी होगी, एट x इक्वल टू 6। अब सोचिए दोस्तों, अगर x 6 है तो y किसके इक्वल होगा, 12 माइनस एक्स, सो y भी आपका 6 हो जाएगा दोस्तों। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज मैक्सिमम प्रोडक्ट, व्हाट इज मैक्सिमम प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट, तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा 6 इंटू 6 और आपका आंसर आ जाएगा 36। दोस्तों आप 36 से ज़्यादा प्रोडक्ट निकाल ही नहीं सकते। ऐसी दो संख्याएं, ऐसे दो नंबर्स जिन्हें ऐड करके 12 आता हो, जिन्हें ऐड करके क्या आता हो, 12 आता हो, तो उन दो नंबरों का प्रोडक्ट करके मैक्सिमम 36 ही आ सकता है। 36 से कम भी आ सकता है, लेकिन 36 से ज़्यादा नहीं आ सकता कभी भी दोस्तों। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 36 है दोस्तों। तो मैं मान के चल रहा हूँ बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे अब एक नया क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोला गया, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 6। छोटा सा नंबर लिया आप लोगों को समझाने के लिए इजीली। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 6 and sum of their cube is minimum। दोस्तों ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड करके तो कितना आता हो, 6 आता हो, ठीक है। लेकिन जब मैं उनके क्यूब्स को प्लस करूंगा तो मुझे मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो देखो दो नंबर ऐसे क्या हो सकते हैं, पहला नंबर 1 हो सकता है तो दूसरा 5 होगा, पहला सोचो 2 होगा तो दूसरा 4 होगा, पहला 3 होगा दोस्तों तो दूसरा 3 होगा। अच्छा पहला दोस्तों अगर मैं 4 लेता हूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, इसको 5 लेता हूँ दोस्तों तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर सोचो इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, 5 का क्यूब 125 जमा 1 कितना आ गया दोस्तों, 136। 2 का क्यूब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब होता है 64 और 8 72। 3 का क्यूब 3 का क्यूब 27 और 27 कितना आ गया दोस्तों, 54। ऐसे 4 का क्यूब 2 का क्यूब, ऐसे दोस्तों कितना आ जाएगा, 72। दोस्तों इसका कितना आ जाएगा, 126। तो आप दोस्तों इस चीज़ को देखकर बताओ कि इन सब में क्यूब का समेशन सबसे मिनिमम कहाँ पे आ रहा है। तो आपको आंसर मिल जाएगा जब पहला नंबर भी 3 है और दूसरा नंबर भी 3 है दोस्तों, ठीक है। तो आपको आंसर पता चल चुका है कि उन दो नंबर का क्यूब का समेशन मिनिमम तब होगा जब दोनों नंबर एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि पहला नंबर भी 3 होगा, दूसरा नंबर भी 3 होगा, तभी तो उनका समेशन 6 आएगा। यही चीज़ दोस्तों अगर मैं इसको 16 कर देता तो पहला नंबर भी 8 होगा, दूसरा नंबर भी 8 होगा। और ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। और बोला गया है कि अब जो है वो दो नंबर फाइंड करो जिनको ऐड करके तो 16 आता है, लेकिन उनके क्यूब्स को जब मैं प्लस करता हूं दोस्तों, समेशन ऑफ देयर क्यूब इज मिनिमम। तो क्यूब का जो समेशन होगा वो मिनिमम होना चाहिए। तो इसके लिए बच्चों मैं सबसे पहले तो वही बात कि मैं सबसे पहले लेट कर लूँगा, लेट एक्स एंड वाई बी द नंबर्स, लेट एक्स एंड वाई बी द रिक्वायर्ड नंबर्स, जिसमें कि दोस्तों दोनों नंबर को प्लस करके हमें क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है। जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ से x और y में से किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। मैं y की वैल्यू निकाल देता हूँ, 16 माइनस एक्स। ना दोस्तों उसके बाद जब आप इतना कर लेते हैं तो अब आप क्या करना चाहते हो भाई, देखो किसी क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, देखो दोस्तों 6 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या प्रूव करना है दोस्तों। यहाँ पर तो देखो प्रूव करने के लिए कुछ बोला नहीं है, यहाँ फाइंड करने के लिए बोला है। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन में समझ जाओ कि भैया भले फाइंड करने के लिए कुछ बोला क्या होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रूव करके दिखाना है। प्रूव करके क्या दिखाना है, किसी चीज को या तो मैक्सिमम करके दिखाना है या मिनिमम करके दिखाना है। यहाँ पर बोलता है क्यूब इज मिनिमम, सम ऑफ देयर क्यूब इज मिनिमम। आपको उन दोनों नंबर की क्यूब का जो समेशन है वो मिनिमम शो करना है दोस्तों, एक प्रकार से समझ लो भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 16 माइनस एक्स है। और याद रखिए जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो, जिस भी वैल्यू को, जिस भी क्वांटिटी को आप मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहते हैं, उसको डिफरेंशिएट किया जाता है। बस ये रूल है भैया। तो देखो मैं मिनिमम करना चाहता हूँ किसको, सम ऑफ देयर क्यूब। तो लेट कर लेते हैं, लेट
P इक्वल टू, P नाम दे सकते हैं या फिर S नाम दे सकते हैं आप। लेट S बी द सम ऑफ देयर क्यूब। पहला नंबर हमारे लिए क्या है x, दूसरा नंबर हमारे लिए क्या है y। उनके क्यूब को जब बेटा मैं समेशन करता हूँ तो सॉल्व करके जो भी आएगा उसको हमने क्या नाम दे दिया s। हालांकि x और y के डिफरेंट वैल्यूज पर इसकी वैल्यू भी डिफरेंट आएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इस s की वैल्यू सबसे लोएस्ट पे होगी। वो वैल्यू कितनी होगी मैं उसको जानना चाहता हूँ दोस्तों। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ दो वेरिएबल है x और y, किसी एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। तो लो भाई y को यहाँ से हटा के मैं क्या लिख देता हूँ 16 माइनस x पूरे का क्या लिख लेता हूँ होल क्यूब लिख लेता हूँ। तो बच्चों ये बन गया s, ठीक है। अब दोस्तों देखो, अब ये पूरा x के टर्म्स में आ चुका है। अब आप लोगों ने इसको करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ x के रिस्पेक्ट में। तो s का डेरिवेटिव हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, x क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो पावर है, फिर फंक्शन, एंगल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पहले पावर क्या करेंगे 3 16 माइनस एक्स की पावर 2, 16 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। दोस्तों पहले पावर को आगे ले आए 3, 16 माइनस एक्स की पावर क्या होगी 2, फिर हाँ हमने ब्रैकेट के अंदर तो 16 माइनस एक्स है, 16 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का -1, सबको लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो उसके बन जाएगा 256 a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, और आप देख सकते हैं 3 कॉमन आ रहा है, बन जाएगा x स्क्वायर माइनस में 256 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, और यहाँ पर इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा, और हमारे पास जो दोस्तों बच रहा है वो बच रहा है 32x माइनस में 256। नाउ दिस इज ds बाई dx। ये ds बाई dx आ चुका है, ठीक है। हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर चुके हैं। अब इसको अगर मैं 0 पुट करूंगा दोस्तों, पुट ds बाई dx इक्वल टू 0। ओके, सो ये 32x जो होगा वो 256 के इक्वल आ जाएगा, और दोस्तों x की वैल्यू 256 डिवाइडेड बाय 32, आपका आंसर x की वैल्यू कंफर्म कितनी आनी है 8 आनी है। लेकिन 8 तो आई है, बस अभी यहाँ तक हुआ है, लेकिन अभी आपने ना मैक्सिमम मिनिमम को शो नहीं किया। कुछ बच्चे क्या करते हैं तो यहीं पे छोड़ देते हैं, भाई नहीं रुकना नहीं है अभी, ठीक है। अभी सेकंड डेरिवेटिव भी करना है आपको, मिनिमम भी तो बात करके दिखानी है ना, मिनिमम भी तो शो करके दिखाना है। तो आपने अभी मिनिमम का प्रूव किया है। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करूँगा, दोबारा डिफ्रेंशिएट कर लेंगे दोस्तों। तो 3 32 कांस्टेंट के साथ कुछ नहीं करना, x का डेरिवेटिव 1, 256 का डेरिवेटिव 0, और दोस्तों आपका जो आंसर है 3 दूनी 6, 3 3 9, ये आ रहा है पॉजिटिव। सेकंड डेरिवेटिव आ रहा है पॉजिटिव। सेकंड डेरिवेटिव दोस्तों जब पॉजिटिव आता है तो कौन सा केस होता है, मिनिमाइजेशन का केस होता है, और यहाँ पर मिनिमम ही तो दिखाना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सो s विल बी क्या मिनिमम, s जो होगा दोस्तों क्या होगा मिनिमम होगा। कब, जब हमारे x की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी, 16 था समेशन, और सो जो x 8, तो गाइस y भी 16 माइनस 8, y की वैल्यू भी कंफर्म दोस्तों क्या आएगी, वो भी 8 ही आएगी दोस्तों। मैं मान के चल रहा हूँ दोस्तों, आपको ये बात समझ में आई है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है व्हाट इज मिनिमम क्यूब, तो दोस्तों x यानी 8 का क्यूब कर लोगे, 8 का क्यूब कर लोगे तो 512, आई थिंक 1024 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम समेशन ऑफ देयर क्यूब अगर पूछा जाए तो सिंपली आप x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो आपका आंसर बन जाएगा दोस्तों। अब आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 16। रेक्टेंगल की बात कर रहा है, ठीक है। अब रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 16 है। अब सोचिए 16 किस रेक्टेंगल का एरिया हो सकता है। देखो कई सारे रेक्टेंगल हो सकते हैं जिनका एरिया 16 हो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि एक रेक्टेंगल ऐसा है, इसमें लंबाई है 16, चौड़ाई है 1, बताओ एरिया 16 होगा कि नहीं होगा। लंबाई 16, चौड़ाई कितनी 1, लेंथ ब्रेड 16 × 1 विल बी 16, ठीक है। और मान लेते हैं ये ऐसे हो, लंबाई है 2, चौड़ाई 8, लंबाई 8 और चौड़ाई 2, तब भी 16 हो सकता है। एरिया भी फर्क नहीं पड़ रहा भैया, ठीक है। अच्छा, इसको अगर बेटा मैं 4 कर दूँ, इसको अगर बेटा मैं 4 कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, तब भी एरिया क्या आएगा 16 आएगा। अच्छा, इसको अगर मैं 2 कर दूँ दोस्तों, तो देखो ये कितना रहेगा, 8 आ जाएगा,
ओके अच्छा, जरूरी है कि भैया आप इसको परफेक्ट नंबर ही लो, कोई होल नंबर ही लो, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है दोस्तों। जैसे मैं इसको अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो पक्की बात है 16/3 होगा, हो सकता है भी पॉसिबल है। 16/3 का मतलब कितना होता है 5.33 समथिंग कुछ, है ना। तो दोस्तों इस सिचुएशन में भी आपका एरिया कितना आना है, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, तो दोस्तों एरिया 16 रहेगा। एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ रेक्टेंगल जो है उसके डायमेंशन चेंज हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से था, यहाँ पे चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ गई तो लंबाई घट गई, यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दोनों एक दूसरे के बराबर ही आ गए, यहाँ पर तो कुछ अलग ही हो गया फिर सीन इस टाइप से। तो मतलब ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे रेक्टेंगल्स हो सकते हैं जिनका एरिया क्या आता हो, जिनका एरिया 16 आता हो। लेकिन इसने क्या बोला, फाइंड इट्स मिनिमम पेरीमीटर। अब ये बताओ पेरीमीटर किसका मिनिमम होगा। पेरीमीटर का मतलब कितना होता है 2 × x + y, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई। तो अगर मैं पूछूं कि इस वाले का पेरीमीटर कितना होगा तो 16 और 1 17, 17 × 2 पेरीमीटर 34। अगर मैं पूछूं इसका पेरीमीटर कितना होगा तो 8 और 2 10, 10 का डबल कितना आ जाएगा 20। ओके, इसमें पेरीमीटर आ रहा है 34, इसमें पेरीमीटर आ रहा है कितना 20। अगर मैं पूछूं इसका पेरीमीटर कितना होगा तो 4 और 4 8, 8 का डबल 16, इसमें 8 और 2 10, उसका डबल 20। इसमें अगर मैं 3 में प्लस करूं 16/3 को, 3 3 9, 25 के बट्टे में 3 से 8 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया, और उसको डबल भी करना पड़ेगा दोस्तों, तो ये 50/3 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगी। तो आप इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करो, पेरीमीटर सबसे मिनिमम कहाँ पर है दोस्तों, पेरीमीटर इन सब सिचुएशंस में पेरीमीटर सबसे मिनिमम कहाँ पर है 34 20 16 20, इसका मतलब ये 16.66 होता है। तो आप देख सकते हैं पेरीमीटर सबसे मिनिमम कहाँ पर है, जब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 16। अच्छा 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि भैया अगर पेरीमीटर मुझे मिनिमम चाहिए तो मुझे लेंथ और ब्रेड्थ को एक दूसरे के इक्वल रखना पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई को एक दूसरे के इक्वल रखना पड़ेगा। तो यानी कि अब तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जब हमने प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन किया था तो उसमें भी इक्वल वाली बात आ गई थी, क्यूब वाले क्वेश्चन में भी इक्वल वाली बात आ गई थी। तो ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन में आपको यही देखने को मिलेगा दोस्तों। तो यानी कि अगर कभी एरिया गिवन हो, एरिया भी कॉन्स्टेंट है 16, तो पेरीमीटर तो वेरिएबल हो सकता है ना। पेरीमीटर आपने देखा हर सिचुएशन में देखो पेरीमीटर अलग अलग आ रहा है, बस एरिया में फर्क नहीं पड़ रहा, एरिया में फर्क नहीं पड़ रहा, पेरीमीटर पे फर्क पड़ रहा है। तो यानी कि अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी, एक केस ऐसा आएगा जब पेरीमीटर मिनिमम होगा, तो वो केस कौन सा होगा, वो वाला केस होगा जब वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी कि ये जो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, इफ एरिया ऑफ rectangle is 16 unit square, show that perimeter will be minimum when it is a square। जब वो रेक्टेंगल कैसा दिखता होगा, जब वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर की तरह दिखता होगा, उसी सिचुएशन में ही उसका पेरीमीटर सबसे कम होगा। अब इस चीज़ को मैथमेटिकली दोस्तों हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। तो सिद्ध करने का तरीका क्या रहेगा, तो चीज़ देखिएगा दोस्तों, इस चीज़ को देखिएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, इफ एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 16, मुझे लंबाई देखो, आप ना यहाँ पर बनाओगे रेक्टेंगल, बनाना रेक्टेंगल ही है, ठीक है, स्क्वायर बना के मत बैठ जाना स्टार्टिंग में, क्योंकि शुरुआत में बात कर रहा है रेक्टेंगल की, ठीक है। तो रेक्टेंगल की लेंथ मान लेते हैं x, ब्रेड्थ मान लेते हैं y। लेट x एंड y बी द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। दोस्तों एरिया किसके इक्वल है, एरिया, तो आप बोल देंगे एरिया जो है दोस्तों वो 16 के इक्वल है। यानी कि x और y का जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो किसके इक्वल है, x और y का प्रोडक्ट 16 के इक्वल है। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 16/x। अब एक बात याद रखिएगा, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 16। कुछ क्वेश्चन में क्या बोलता है, कुछ क्वेश्चन में लिखने का तरीका होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज कांस्टेंट। तो उस सिचुएशन में दोस्तों याद रखिएगा, उस सिचुएशन में आप x इंटू वाई जो है
तब आप 16 मत लिखना, तब आप यहाँ पे के लिख देना। के कोई कांस्टेंट, कुछ फिक्स है, बता ही नहीं कितना है, पर है फिक्स, चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, कांस्टेंट ना बोल के कई बार क्या बोल देता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज फिक्स्ड। इस सिचुएशन में भी क्या करना है, x इंटू वाई, जो चीज गिवन है, जो चीज फिक्स्ड है, जो चीज कांस्टेंट है, उसकी जगह के लिख देना। फिक्स ना बोलकर कई बार क्या बोलता है, गिवन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन, यानी कि चेंज बस इतना भैया, जो भी वैल्यू है वो गिवन है, वो फिक्स है, वो कांस्टेंट है। गिवन अगर दिया गया होगा तो मतलब उसमें चेंज नहीं हो रहा है, जितना बोल दिया भाई बस उतना ही है, वो है गिवन का मीनिंग, यानी कि फिक्स है, कांस्टेंट है, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। और उस स्थिति में भी आप लोगों ने x इंटू वाई की जगह क्या लिखना है, क्या इसकी जगह क्या लिख देना है दोस्तों, वो k लिख देना है दोस्तों। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में एकदम बढ़िया से 16 बोला हुआ है, तो मैं एरिया की जगह 16 लिख दूंगा दोस्तों। तो गाइस यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 16/x। फिर दोस्तों मैं लगातार बेटा मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ कि जिस भी चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए बोले दोस्तों, आपने उसका डिफरेंशिएशन करना है, डेरिवेटिव करना है उसका। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, मिनिमम पैरामीटर, क्या बोलता है, शो दैट पैरामीटर विल बी मिनिमम। उस रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होगा, मिनिमम होगा। कब, when it is a square, जब वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर की तरह दिखता हो। यानी कि एक प्रकार से आपसे ये बोल दिया गया है कि तुम ये सिद्ध करके दिखाओ कि रेक्टेंगल का पैरामीटर मिनिमम तब होगा जब उसकी लेंथ और ब्रेड्थ एक दूसरे के इक्वल होंगी दोस्तों। ये चीज मुझे सिद्ध करके दिखानी है। तो देखिएगा, लेट p बी द पैरामीटर, लेट p बी द पैरामीटर, और पैरामीटर का फॉर्मूला होता है दोस्तों 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, 2 इंटू एक्स प्लस वाई। गाइस उसके बाद दो वेरिएबल है x, एक वेरिएबल y की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेंगे 16/x, ये हो गया p। अब दोस्तों अब तो सिंपल नॉर्मल इतना अगर आप लोगों ने कर लिया, अब इसमें डिफरेंशिएशन का काम है। अब इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। p का डेरिवेटिव dp/dx हो जाएगा, 2 कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। यहाँ देखो 16/x है, जिसे नहीं मालूम उन्हें बता दो, 16/x को क्या लिख सकते हैं, 16x की पावर -1। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 16 - 1 तो पहले आ जाएगा और x की पावर -2 हो जाएगी, ये बन जाएगा -16 के अपॉन में। ओके दोस्तों, आपको याद होगा 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है ना। तो ये जो अपॉन में जो x था उसकी जगह में लिख दिया -1/x², ठीक है। तो इसका इससे लिख देंगे, तो 16/x का डेरिवेटिव बेटा मैं ये कर चुका हूँ। ओके, इसके बाद दोस्तों, इसके बाद अब इसको पुट करना है 0। तो दोस्तों जब इसको 0 के इक्वल रख दूंगा मैं, तो 1 = 16/x² आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ से x² = 16 आ जाएगा, और दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू आई है 4, ठीक है। प्लस माइनस नहीं लिखूंगा क्योंकि x तो एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी, वो डिस्टेंस से पॉजिटिव ही आ सकती है। ओके, अब देखिए दोस्तों, इसके बाद बच्चों अब मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ दोबारा से। तो dp/dx 2 कांस्टेंट, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, आगे -16/x² है, -16/x²। तो सोचो जरा, इस x² को जब मैं न्यूमरेटर में भेजूंगा तो x की पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो -16 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो बनेगा 32, और x की पावर -3, और दूसरी बन जाएगा प्लस में 32 अपॉन में दोस्तों आ जाएगा x का क्यूब। दोस्तों 32 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो आपका आंसर 64/x³ आ जाएगा। पूरा आपका आंसर आ रहा है पॉजिटिव। दोस्तों आंसर आ रहा है पॉजिटिव। सेकंड डेरिवेटिव जब पॉजिटिव आता है तो कौन सा केस होता है दोस्तों, मिनिमम वाला केस होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सो p इज पैरामीटर इज मिनिमम। कब, जब x किसके इक्वल होगा दोस्तों, जब x आपका 4 के इक्वल होगा। जब आपका x 4 के इक्वल होगा तब आपका पैरामीटर मिनिमम होगा। अच्छा, x अगर 4 के इक्वल है दोस्तों, x अगर 4 के इक्वल है, इसको लिख लेना दोस्तों 16 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो दोस्तों जब आपका x 4 सेंटीमीटर के इक्वल है तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, y जो होगा आपका वो 16/x के इक्वल आ जाएगा। 16/x, तो आपके y की वैल्यू आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। x और y के इक्वल होने का क्या मतलब है दोस्तों, x और y के इक्वल होने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि पैरामीटर सिर्फ तभी मिनिमम होगा जब x और y दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि कितना होंगे दोस्तों, 4 सेंटीमीटर। हेंस पैरामीटर is minimum when it is a square। तो दोस्तों मैं मान के चल रहा हूँ आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं। चलिए दोस्तों अब हम चल रहे हैं एक दूसरे क्वेश्चन के साथ और एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। देखिएगा दोस्तों, इस बार मैं आपसे कहता हूँ फाइंड द maximum area of a right triangle, find the maximum area of a right triangle whose hypotenuse (6√2 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है दोस्तों, किसी राइट एंगल ट्रायंगल की दोस्तों बात कर रहा है, ठीक है। कहता है कि बताइए इसका जो एरिया है वो मैक्सिमम कब होगा। और जरूर नहीं यहाँ 6√2 कुछ भी हो सकता है यार, यहाँ 5 सेंटीमीटर कह सकता है, ठीक है, 13 सेंटीमीटर कह सकता है, 169 सेंटीमीटर कह सकता है, जो मन करे भैया कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कई बार क्या बोल देता है, whose hypotenuse is given, ऐसा भी आ जाता है, ठीक है। गिवन ना बोलकर, मैंने आपको कल ही बताया था, गिवन ना बोले तो क्या बोल सकता है, फिक्स्ड बोल सकता है, whose hypotenuse is fixed। फिक्स्ड ना बोलकर दोस्तों आपको कांस्टेंट भी कह सकता है कि भैया क्या है, हाइपोटेन्यूज इज कांस्टेंट। करने का तरीका सबका सेम रहेगा, ठीक है। जब भी कांस्टेंट बोले, गिवन बोले, फिक्स बोले तो समझ लेना कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू के है, के ए भी ले सकते हो, बी लेना कोई कांस्टेंट है, ओके। चलो एक काम करते हैं, इसको फिलहाल हम 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ओके। अब कह रहे कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है दोस्तों, ठीक है। इसका जो हाइपोटेन्यूज है लेट्स से ये ए बी सी, कहते हैं ये 5 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री का है, ओके। बाकी की दो साइड नहीं मालूम मुझे, बाकी दो साइड नहीं मालूम। तो बताइए क्या धरती पर ये एकमात्र राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर है? क्या ऐसा और भी कोई ट्रायंगल हो सकता है जिसका हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर हो? तो आप बोलेंगे यस हो सकता है भैया, हो सकता है कि क्या पता इसकी बेस 3 सेंटीमीटर रहा हो और ये 4 सेंटीमीटर रहा हो, ऐसा हो सकता है। सर क्या पता कोई ट्रायंगल ऐसा रहा हो कि ये 4 हो वो 3 हो, ऐसा भी हो सकता है ना। अच्छा इसके अलावा और क्या पॉसिबल है, इसके अलावा और क्या पॉसिबल है दोस्तों, क्या पता ये हमारे पास हो 2 और ये हो जाए √21, ऐसा भी पॉसिबल है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे 4, इसका स्क्वायर करोगे 21, तो ये कितना आएगा, 5 ही आएगा, है ना। अच्छा क्या पता ये 1 हो और ये √24 हो, तब भी ये कितना आएगा, 5 ही आएगा, है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऐसे कई सारे ट्रायंगल हैं दोस्तों, बहुत सारे ट्रायंगल हैं जिनमें हाइपोटेन्यूज कितना हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है। लेकिन दोस्तों बेस और हाइट, बेस और परपेंडिकुलर, ये तो दोनों में डिफरेंट होंगे ना, ये तो डिफरेंट होंगे। इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दोस्तों आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप पाएंगे कि भैया एरिया जो होगा हर ट्रायंगल में डिफरेंट होगा, हर एक ट्रायंगल में। हाइपोटेन्यूज भले ही सबका सेम हो, लेकिन अगर मैं इन सबके एरिया की बात करूं तो एरिया सबका डिफरेंट होगा। और एक ट्रायंगल ऐसा होगा, एक ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल ऐसा होगा जिसका एरिया मैक्सिमम होगा, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, सबसे मैक्सिमम। तो दोस्तों उसका एरिया होगा कितना, मैं उस चीज़ को फाइंड करना चाह रहा हूँ। वो मैक्सिमम जो लेवल है मैं उस मैक्सिमम एरिया को फाइंड करना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो उस मैक्सिमम एरिया के लिए मुझे कुछ बेस भी रखना पड़ेगा, कुछ हाइट भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैं उस बेस और हाइट को फाइंड करना चाहता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों करने का तरीका अब क्या होगा, मैंने आपको बेटा देखो ये तो हो गया कि भैया चलो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो हमने समझ लिया है, अब करना कैसे है, करने का तरीका दोस्तों क्या है, वो तरीका दोस्तों आप लोगों ने सीखना है। तो देखिए बच्चों
ट्रायंगल ABC है हमारे पास यहाँ पे, ओके। मैं मान के चलाता हूँ लेट ABC बी द ट्रायंगल इन विच हाइपोटेन्यूज AC इज 5 सेंटीमीटर। ये कांस्टेंट है दोस्तों। अगर यहाँ 5 ना लिखा होता, सिंपल लिखा होता हाइपोटेन्यूज इज गिवन, तो यहाँ पे के लिख देते, के यूनिट, ओके। फिलहाल तो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन भविष्य में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि हाइपोटेन्यूज इज गिवन, तो भैया उसकी जगह के आ जाया करेगा, ओके। सो और मैंने लेट कर लेता हूँ कि ये x है और ये y सेंटीमीटर है। हमारा जो AB है वो y सेंटीमीटर, BC जो है दोस्तों वो x सेंटीमीटर, ओके। दोस्तों ऐसा है ना, ये दो चीज़ें y और x ही मैंने खुद से इंट्रोड्यूस की हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, गिवन बस ये चीज़ थी। ये जो चीज़ मैंने खुद से इंट्रोड्यूस करी है, जिसके बारे में क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं था दोस्तों, वो हमेशा वेरिएबल होंगी। तो x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल। अब मैं दोस्तों एरिया को मैक्सिमम करना चाहता हूँ, इस ट्रायंगल का एरिया। तो लो भाई, लेट, देखो क्या बोला मैंने, हुज फाइंड द मैक्सिमम एरिया। जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा उसको डिफरेंशिएट करना है। तो दोस्तों मुझे एरिया को मैक्सिमाइज करना है ना, तो एरिया को डिफरेंशिएट करूंगा। तो लेट ए बी द एरिया। तो एरिया क्या होगा दोस्तों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एक्स इंटू वाई। अब दिक्कत क्या आ गई दोस्तों, यहाँ दो वेरिएबल है एक्स और वाई, एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब तक के पीछे जितने क्वेश्चन किए थे, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती थी, जिसके आधार पर हम उस x और y में से y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल देते थे या x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल देते थे। यहाँ पर देखो मेरे को क्या नजर आ रहा है, 90 डिग्री बोला है दोस्तों, हाइपोटेन्यूज बोल दिया था, यानी 90 डिग्री ये है। 90 डिग्री देखते तुम समझ जाओगे कि भैया इस पर पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल है। AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर विल बी 5 का स्क्वायर। सो गाइस यहाँ पे y की भी वैल्यू निकाली जा सकती है, x की भी वैल्यू निकाली जा सकती है। y की जो वैल्यू निकलेगी 5 का स्क्वायर 25, x स्क्वायर राइट में जाएगा, y है तो स्क्वायर जो हटेगा तो दोस्तों यहाँ पर रूट भी आ जाएगा। मैंने y निकाल दिया दोस्तों, 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं अब वहाँ पुट कर दूंगा, हाफ x, लेकिन y की जगह रूट में 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों अब ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है। जैसे अब तक आप सभी क्वेश्चन को कर रहे थे, फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे थे, उसको जीरो पुट कर रहे थे, x की वैल्यू निकाल रहे थे, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालते थे। तो यहाँ पर भी वही करना है, लेकिन दोस्तों इसमें मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ। यहाँ पर हो सकता है कि डिफरेंशिएट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी यार, रूट आ गया है इसमें, ठीक है। x की वैल्यू वगैरह फाइंड करने में, फिर सेकंड डेरिवेटिव करने में दिक्कत तो आएगी क्योंकि रूट आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो होता क्या है ना दोस्तों, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको रूट नजर आ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप एक काम करना, इसमें ना स्क्वायरिंग कर लेना बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेना। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या होगा दोस्तों, ये बन जाएगा a का स्क्वायर, राइट। यहाँ क्या आ जाएगा, हाफ का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, ये बन जाएगा x का स्क्वायर, और ये बन जाएगा रूट हट जाएगा तो दोस्तों बन जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर रूट के अंदर रूट हटेगा दोस्तों, तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसमें काम और कर सकते हैं, जो एक्स स्क्वायर है दोस्तों उसकी मल्टीप्लाई आप अंदर कर सकते हो, तो क्या बन जाएगा 25 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है। लेफ्ट में आप चाहो तो इसको ए स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, या फिर दोस्तों आप चाहो तो इस ए स्क्वायर को कुछ नया नाम दे सकते हो, ठीक है। आप इसको एफ नाम दे सकते हो। एफ नाम दे दोगे तो होगा क्या, अब आपने ना इस एफ को डिफरेंशिएट करना होगा। तो होता क्या है ना दोस्तों, स्क्वायर कर देने से x की वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो x की वैल्यू पहले आनी थी डिफरेंशिएट करने के बाद में भी x की वैल्यू वही आएगी। लेकिन अगर आप मान लो इसको आप ये नाम नहीं भी देते हो दोस्तों, तो भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। अब दोस्तों सबसे पहले तो हम लोगों को फाइंड करना होता है dA/dx। तो लो भाइयों इसमें मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2a, पावर का करेंगे फिर dA/dx, ठीक है। तो दोस्तों ये बन जाएगा 1/4 कांस्टेंट रहेगा, 25 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 50x, x की पावर 4 का हो जाएगा दोस्तों 4x का क्यूब, ओके। जो भी आंसर आएगा दोस्तों, जो भी निकलता है, आप इसमें देख सकते हैं कि अंदर से आपका 2 कॉमन आ रहा है, साथ में x भी कॉमन आ रहा है, तो बन जाएगा 25 माइनस में 2x का
स्क्वायर। ओके, अब देखिए दोस्तों, जब आप इसको 0 पुट करेंगे, देखो यहाँ से 2a तो क्या होगा, 2a उठ के इसके अपॉन में आ जाएगा। ओके, तो ये आपका निकल गया कितना, dA बाई dx। 2a उठ के दोस्तों आप लोगों ने उसके नीचे भेज दिया और ये आपके पास क्या आ गया दोस्तों, dA बाई dx। दोस्तों मैं इसको इस वाले पार्ट को मिटो रहा हूँ, ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे एक बार फिर। मैंने 2a को राइट साइड में भेज दिया, नीचे भेज दिया है, अंदर से मैंने 2 कॉमन ले लिया है, अंदर से मैंने x भी कॉमन ले लिया है दोस्तों। तो यहाँ बच रहा है 25 और वहाँ पर बच रहा है दोस्तों 2x का स्क्वायर। अब दोस्तों नाउ ये जो dA बाई dx निकला है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे दोस्तों। अब इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर रहा हूँ, तो देखिए 2x बाई 4 25 माइनस 2x स्क्वायर के अपॉन में जो 2a था दोस्तों वो 0 के इक्वल रख दिया। अब एरिया तो भैया राइट साइड में 0 के साथ मिल जाएगा। अब 2 फ्रैक्शन बच के बने यहाँ पे, एक बार 2x बाई 4 0 के इक्वल होगा और एक बार 25 माइनस 2x स्क्वायर 0 के इक्वल होगा। देखिए यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी। अब x तो 0 हो ही नहीं सकता, x तो एक साइड है, साइड डिस्टेंस है, नेगेटिव नहीं हो सकती, ना 0 हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों 25 इक्वल टू 2x स्क्वायर आ जाएगा और दोस्तों यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 बाई 2 और दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25 का स्क्वायर रूट अपॉन में 2। आप इसको 5 बाई रूट 2 लिख सकते हैं दोस्तों, 5 बाई रूट 2, x की वैल्यू आ जाएगी 5 बाई रूट 2। इतना हो गया दोस्तों। अब जो है, अब हमें निकालना है सेकंड डेरिवेटिव। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है दोस्तों। तो जरा देखिएगा नाउ, देखिएगा दोस्तों, हमारे पास था 2a, इसको मत लेना वरना आपको इसमें डिफिकल्टी हो सकती है। इसको लो दोस्तों, 2a dA बाई dx था, वो किसके इक्वल था दोस्तों, हाफ और 1/4 50x माइनस 4x क्यूब। ओके, इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे दोस्तों विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए दोस्तों होगा क्या, इस वाले पार्ट में तो आपको प्रोडक्ट टू लगाना पड़ेगा। देखिए होगा क्या, सेकंड dA बाई dx एज इट इज आएगा और 2 और साथ में एक ऐड हो जाएगा dA बाई dx। फिर फर्स्ट 2a एज इट इज रहेगा दोस्तों और जो dA बाई dx है दोस्तों, dA बाई dx वो जाएगा d2a बाई dx 2। उसके बाद बच्चों 1/4 रहेगा, 1/4 50x जो था दोस्तों 50x उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 50 और 4x क्यूब का डेरिवेटिव दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 3 12, यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर। ये भी आ गया। अब दोस्तों देखिए ऐसा है ना, जब इतना हो जाता है तो दोस्तों होता क्या है, आप इसके बाद ना इसमें x की वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों, x की वैल्यू। तो जब x की वैल्यू आप 5 बाई रूट 2 पुट करेंगे दोस्तों, तो देखो ये dA बाई dx है और dA बाई dx। अब जरा खुद सोचो, आपका जो dA बाई dx निकला था दोस्तों वो 0 के इक्वल कब था, जब आपका x किसके इक्वल था, 5 बाई रूट 2। तो सोचो जब आप यहाँ पे x की जगह 5 बाई रूट 2 पुट करोगे तो इस वाले पार्ट ने क्या बन जाना है दोस्तों, आपका ये वाला जो लेफ्ट वाला पार्ट है दोस्तों, ये क्या बन जाएगा, 0 बचेगा 2a d2a बाई dx 2 1/4 50 माइनस 12 आगे क्या है दोस्तों, x का स्क्वायर और x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, आप बोल देंगे 25/2। तो देखिए दोस्तों होगा क्या, इससे ये कट जाएगा 6, 25 की मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो बनेगा 150 और 150 जो है दोस्तों 150 50 में से माइनस करेंगे 150 तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 100। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जो आंसर है, आपका जो सेकंड डेरिवेटिव दोस्तों वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है नेगेटिव। तो दोस्तों सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है इसका क्या मतलब है दोस्तों, हमारा एरिया मैक्सिमम होगा। लेकिन कब मैक्सिमम होगा दोस्तों, जब आपका x 5 बाई रूट 2 के इक्वल होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो तरीका मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, इसमें हो सकता है शायद आपको इस चीज़ में दिक्कत हुई होगी। मैं इसको एक बार दोबारा बताता हूँ, फिर इसी क्वेश्चन को दोस्तों मैं एक नए तरीके से बताऊँगा। देखिएगा यहाँ पर क्या है, जो मैंने जब इसमें प्रोडक्ट टू लगाया तो सेकंड को ऐसे लिख दिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दिया, फिर फर्स्ट को ऐसे लिख दिया 2a एज इट इज प्रोडक्ट टू लगा रहा हूँ। dA बाई dx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो d2a बाई dx 2 बन जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों ऐसा है ना, अब उसके बाद बच्चों ये dA बाई dx इंटू डीए बाई dx करके dA बाई dx का होल स्क्वायर बनना चाहिए था। लेकिन दोस्तों होगा क्या, मैं दोनों साइड जब मैंने डेरिवेटिव किया 50x का 50 4x क्यूब का बन जाएगा 4 3 12 x स्क्वायर। लेकिन होता क्या दोस्तों, जब आप x की वैल्यू यहाँ 5 बाई रूट 2 पुट करते हो तो देखो राइट साइड में तो नेगेटिव नंबर आ गया, लेफ्ट साइड में दोस्तों
इसकी वैल्यू मुझे मालूम नहीं है तो उसको बेटा मैंने एज इट इज रहने दिया, लेकिन मुझे मालूम है क्रिटिकल पॉइंट को जब भी डेरिवेटिव में पुट किया जाता है दोस्तों, तो डेरिवेटिव किसके इक्वल बन जाता है? आपका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाता है दोस्तों। अगर आपको मेरी बात का यकीन ना हो रहा हो तो जरा देखो दोस्तों, मैं आपके सामने ना एक फंक्शन लिखता हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ dy बाई डी एक्स, 2x माइनस 2। जब इसको मैं 0 पुट करूँगा तो आपके x की वैल्यू कितनी आएगी? 1। x की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब सोचो x की वैल्यू को जब आप यहाँ पुट करोगे 2 इंटू 1 माइनस 2, आपका आंसर क्या आएगा? 0 तो आएगा। यानी कि मैं आपसे पूछ लूँ कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू x इक्वल टू 1 पे कितनी होगी, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों? आपका जवाब 0 होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट पे दोस्तों हमारा डेरिवेटिव 0 बन जाता है। तो वही दोस्तों मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, x की वैल्यू निकली है 5/√2। इस 5/√2 को जब आप यहाँ पुट करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो कितना आएगा? वो 0 आएगा। तो बच क्या गया दोस्तों? ये बच गया। हाँ, इस 2a को उठा के बेटा अगर आप इसके नीचे भी भेज दोगे तो भी रहेगा, तो भी नेगेटिव ही। तो आप कह सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव आपका आ गया नेगेटिव। और सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाने का क्या मतलब है दोस्तों? सेकंड डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि हमारा एरिया क्या है? हमारा एरिया मैक्सिमम है। और अगर पूछ ले कब मैक्सिमम है तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि जब x कितना होगा? 5/√2 के इक्वल होगा। जब आपका x 5/√2 के इक्वल होगा दोस्तों। तो ठीक है बच्चों, हमने इतना कर लिया, इतना हमने कर लिया। अब देखिएगा दोस्तों, x इक्वल टू 5/√2 हमने निकाल दिया। अब जो हमारा y था वो किसके इक्वल था? वो था 25 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल। 25 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 25/2। y जो था 25 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी तो दोस्तों ये 25 रूट के बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका y भी उतना ही आ रहा है और x भी उतना ही आ रहा है। x और y एक दूसरे के इक्वल है दोस्तों। अब अगर मुझसे पूछ ले कि एरिया है कितना, तो एरिया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो 5 इंटू 5 25, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4। दोस्तों 25/4 आपके ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया होगा दोस्तों। तो बच्चों ये इस क्वेश्चन को हम लोगों ने किया है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का दोस्तों ये मैंने ये जो तरीका बताया है, जनरली टीचर्स ऐसे करते ही नहीं है, ठीक है। अगर आप RD शर्मा भी खोलेंगे तो उसमें भी दोस्तों कुछ और तरीका यूज़ किया गया होगा। वो तरीका क्या है मैं आपको जरा वो सिखा देता हूँ फटाफट से एक बार दोस्तों। मैं आपको वो मेथड भी बता देता हूँ दोस्तों। देखिए हमें स्टार्टिंग में दोस्तों हमने एक ट्राइंगल बनाया था x और ये y, ये था 5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो था दोस्तों वो 25 के इक्वल था। यहाँ से y की वैल्यू आप लोगों ने निकाल दी थी कितना? 25 माइनस एक्स स्क्वायर। एरिया जो था दोस्तों वो था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ तक सब ठीक था दोस्तों, पहले हम यहाँ तक कर रहे थे, ठीक है। फिर दोस्तों जब हमने स्क्वायरिंग किया ना दोस्तों बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या हुआ? ये बन जाएगा a स्क्वायर, और a स्क्वायर करके बन गया 1/4 एक्स का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, ये बन जाएगा 1/4 25 एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4। तो दोस्तों ये जो a स्क्वायर है ना, यहाँ पर इस a स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट नहीं करते, फिर इस a स्क्वायर को एक नया नाम दे दिया जाता है। और क्या नाम दे दिया जाता है दोस्तों? f नाम दे दिया जाता है। कुछ लोग t नाम दे देते हैं, भाई आपकी मर्जी, जो नाम देना चाहो आप उसको वो नाम दे सकते हैं। मैंने इसको क्या नाम दे दिया? इसको f नाम दे दिया। अब दोस्तों डिफ्रेंसिएशन का जो काम पहले चल रहा था ना, वही काम अब चलेगा, सब कुछ चलेगा। f का डेरिवेटिव क्या लिख देंगे? df बाई डी एक्स। पहले आप क्या लिख रहे थे? 2a dA बाई डी एक्स। दोस्तों अब वो 2a नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा? f का डेरिवेटिव आएगा। क्या लिख देंगे? df बाई डी एक्स। 1/4 25 एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 50x, और ये बन जाएगा 4x क्यूब। इसको उसके बाद दोस्तों आपने ना इस df बाई डी एक्स को ही 0 पुट करना है। 1/4 50x माइनस 4x क्यूब। तो दोस्तों यहाँ से भी एक x की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि जब आप 2 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना? 25 माइनस 2x स्क्वायर। तो एक बार x की वैल्यू 0 आएगी जो कि पॉसिबल नहीं है, और एक बार दोस्तों 25 इक्वल टू 2x स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू 25/2 आएगी, और यहाँ से x की वैल्यू 5/√2 आएगी। तो दोस्तों x की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जो x की वैल्यू पहले आ रही थी वही x की वैल्यू
अभी भी आ रही है दोस्तों। ओके, अब दोस्तों जब इतना कर लिया, अब इसको ही आप दोबारा से डिफरेंशिएट करोगे, इस डी एफ बाई डी एक्स को दोबारा डिफरेंशिएट करना है। तो यानी कि पहले झंझट क्या हो रही थी, पहले 2a इंटू डी ए बाई डी एक्स को उस पर प्रोडक्ट लगाना पड़ रहा था ना, लेकिन इस बार क्या हो रहा है दोस्तों, इसको ही आप लोग डिफरेंशिएट कर दोगे। तो देखो होगा क्या, 1/4 कॉन्स्टेंट 50x का बन जाएगा 50, 4x क्यूब का बन जाएगा 12x स्क्वायर, और x स्क्वायर की वैल्यू तो गाइस आपके पास है ही, x स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी है 25/2। फिर से दोस्तों वही बन जाएगा यहाँ 6, 50 माइनस 150 माइनस 50 माइनस 100 सॉरी, डिवाइडेड बाय 4। अरे आप क्या आ गया दोस्तों, नेगेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये f जो होगा वो मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा दोस्तों, 5/√2 पे। और दोस्तों जहां पर ये f मैक्सिमम होगा वहीं पर दोस्तों हमारा a भी मैक्सिमम होता है, यानी कि स्क्वायर करने से भैया उस x की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड डेरिवेटिव फर्क नहीं पड़ता है, जो सेकंड डेरिवेटिव उसके स्क्वायर का आता है, जो सेकंड डेरिवेटिव a स्क्वायर का आएगा वही सेकंड डेरिवेटिव दोस्तों इस a का भी आएगा। यानी कि अगर ये नेगेटिव आ रहा है दोस्तों तो पक्का इसका सेकंड डेरिवेटिव भी कंफर्म बात है नेगेटिव ही आएगा। वो चीज़ बेटा मैंने आपको भी करके भी दिखाया था। ठीक है, तो आगे से जो आने वाले क्वेश्चन होंगे दोस्तों आप उसमें यही करना, जब भी कभी आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद दोस्तों आपने करना क्या है, वो जो a स्क्वायर आपके पास आएगा उस a स्क्वायर को आप एक नया नाम दे दिया करेंगे, f नाम दे देना, या कुछ और भी आप उसको अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, आपका आंसर पे चेंज नहीं आता दोस्तों। तो दोस्तों एक क्वेश्चन था, अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल। अब दोस्तों ये जो चीज़ है गिवन सर्कल, ये जो बात बोली गई है ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बस उसकी क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो मैंने बदल दी है। आपके एनसीईआरटी में क्या लैंग्वेज है वो भी दोस्तों मैं लिखवाऊंगा आपको, लेकिन पहले इसको समझिएगा। देखिए चैप्टर की जो लैंग्वेज है इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने इस वीडियो को ये मैक्सिमम इनवर्ट टॉपिक पहले पढ़ लिया हो और आपको भी मालूम होगा कि क्या डिफिकल्टीज आप लोगों को फेस करनी पड़ी हैं। ठीक है, तो इसलिए बड़ा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करके मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप एक बार ये सीख गए तो उसको समझने फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएंगी बच्चों। तो देखो क्या है यहाँ पे, find the maximum area of rectangle that can be inscribed in a given circle। गिवन सर्कल, देखिए दोस्तों मैंने आपको बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जब भी कभी बोले गिवन, फिक्स्ड, कांस्टेंट, यानी कि उसमें चेंज नहीं हो रहा, वो वैसे ही है। यानी कि दोस्तों कोई सर्कल है, कोई सर्कल है दोस्तों, अब वो जो सर्कल है वो कुछ इस प्रकार से है कि भैया वो फिक्स हो गया, वो परिवर्तन उसमें कोई भी नहीं हो रहा है। यानी कि जैसे गिवन सर्कल है, हो सकता है कि किसी एक ऐसे सर्कल की बात कर रहा है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर हो, या फिर किसी ऐसे सर्कल की बात कर रहा है जिसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर हो, 50 सेंटीमीटर हो, मतलब रेडियस कांस्टेंट है, सर्कल चेंज नहीं होगा, सर्कल अपने स्थान पर वैसे ही रहेगा, उसका आकार नहीं बदलेगा, ना छोटा होगा ना बड़ा होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। ये है सर्कल गिवन होने का मतलब। कई बार फिक्स्ड सर्कल भी बोल देता है, उसका मतलब भी क्या है कि सर्कल अपनी आकृति को नहीं बदलेगा दोस्तों, उसका साइज शेप सेम रहेगी। ओके, लेकिन ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है दोस्तों, इस सर्कल के अंदर कई सारे रेक्टेंगल होंगे, कई सारे। सर एक रेक्टेंगल आपका ऐसा हो सकता है, सही बात है, एक रेक्टेंगल आपका थोड़ा सा बड़ा हो सकता है डायमेंशन में, और मतलब लेंथ ब्रेड्थ थोड़ी सी चेंज हो सकती है। एक रेक्टेंगल आपका इस टाइप से भी हो सकता है। सर कई सारे सर्कल बनेंगे या नहीं बनेंगे, बहुत सारे सर्कल बन जाएंगे, एक इस टाइप से भी बन जाएगा। बताइए दोस्तों इस बात को मानते कि नहीं मानते हैं। अब जितने भी सर्कल बने, एक बात तो सब में फिक्स है भैया, आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि जब भी कभी सर्कल में भैया कोई आर्क या फिर कोई कॉर्ड 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो दोस्तों 90 डिग्री का एंगल सिर्फ तभी बनता है जब वो सेमी सर्कल में बना हो। जब वो किस में बना हो, सेमी सर्कल में बना हो, यानी तभी ये 90 का हो सकता है भाई। ये 9th क्लास की थ्योरम है, यानी कंफर्म बात है कि ये इसका डायमीटर होगा। यानी कि दोस्तों अगर मैं अंदर एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, अगर मैं अंदर एक रेक्टेंगल बनाऊँ दोस्तों, तो रेक्टेंगल से आप पक्की बातें समझ जाओगे कि क्योंकि ये एंगल 90 का है, तो पक्की बात है 90 तभी बन रहा होगा जब ये इसका डायमीटर होगा। अगर ये डायमीटर है, क्योंकि वही कॉर्ड 90 डिग्री के एंगल सर्कल पे बनाती है जो डायमीटर होती है, डायमीटर के अलावा और कोई कॉर्ड नहीं बनाती।
बाकी इसके अलावा जो भी कॉर्ड होगी, जैसे ये होगी, तो ये भी जो एंगल बनाएगी, ये 90 का नहीं बन सकता दोस्तों। 90 का तब बनेगा जब ये डायमीटर के ऊपर जाती होगी, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ आप समझ गए कि जो भी रेक्टेंगल बनेगा, हर रेक्टेंगल जो होगा वो पक्का डायमीटर से ही, उसका जो डायगोनल होगा वो पक्का डायमीटर ही होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अब ना ये रेक्टेंगल है दोस्तों, रेक्टेंगल में ये 90 डिग्री का, इस 90 डिग्री की वजह से मैं कह सकता हूँ कि डायगोनल जो है वो डायमीटर है। तो पक्की बात है दोस्तों, ये सेंटर होगा बीच में, इसका एकदम मिड पॉइंट जो होगा वो कौन होगा, वो हमारे लिए सेंटर हो जाएगा। डायगोनल का जो सेंटर होगा वो हमारे लिए क्या, सर्कल का भी डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो हमारे सर्कल का सेंटर होगा। अच्छा दोस्तों, क्योंकि जो सर्कल है वो गिवन है, वो कांस्टेंट है, सर्कल के कांस्टेंट होने की वजह से होगा क्या, रेडियस कांस्टेंट रहेगी, एरिया कांस्टेंट रहेगा, डायमीटर कांस्टेंट रहेगा, पेरीमीटर कांस्टेंट रहेगा, यानी कोई भी आकृति जब बदल ही नहीं रही है तो सब चीजें कांस्टेंट ही रहेंगी ना उसमें। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि भैया ये जो पूरी लेंथ होगी वो कोई कांस्टेंट होगी कि, यानी कि B से लेकर D तक की जो डिस्टेंस होगी दोस्तों वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, उसमें चेंज नहीं आने वाला दोस्तों, ये हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। यानी कि इसको जब हमने ज्वाइन किया, इससे तो ये जो डायमीटर है दोस्तों, देखो ये भी तो इसका डायमीटर ही है, अगर मैं बोल दूँ इसको ज्वाइन करो तो दोस्तों ये भी डायमीटर ही होगा, मतलब जितने रेक्टेंगल बन रहे हैं ना वो सब रेक्टेंगल के जो डायगोनल होंगे वो क्या होंगे, वो डायमीटर के इक्वल होंगे। तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस पक्की बात है क्या है, वो कांस्टेंट है। लेकिन दोस्तों होगा क्या भाई, सर्कल के अंदर रेक्टेंगल बन रहा है तो रेक्टेंगल एक थोड़ी, रेक्टेंगल तो अनेक बन रहे हैं भैया, एक रेक्टेंगल ये बन रहा है, एक रेक्टेंगल ये भी बन रहा है, लेकिन जो डायगोनल इसका होगा वही डायगोनल इसका भी होगा। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। लेकिन बताइए इसकी लंबाई कुछ और, इसकी चौड़ाई कुछ और है, इसकी लंबाई कुछ और होगी, इसकी चौड़ाई कुछ और होगी। भैया हो सकता है ये 10 हो वो 6 हो, पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ठीक है सर। हो सकता है जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था कि जैसे अगर मान लेते हैं डायगोनल सब में कितना है 5 है, तो हो सकता है भैया ये 4 हो ये 3 हो सकता है भैया कि ये 3 हो और वो 4 हो सकता है भैया ये 2 हो और वो रूट के अंदर 21 हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। यानी कि लेंथ चेंज होगी, ब्रेड्थ चेंज होगी, बस क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, ये डायगोनल चेंज नहीं होने वाला। डायगोनल क्यों चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि वो डायमीटर है दोस्तों, ठीक है भाई लोग। अब आप इतनी बात समझ चुके हैं, इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन को दोबारा से चलते हैं। क्वेश्चन में बात कर रहा था एक सर्कल की, सर्कल था गिवन, सर्कल था दोस्तों गिवन, और सर्कल की गिवन होते ही आप लोग समझ गए दोस्तों कि सर्कल का जो डायमीटर होगा या फिर रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो डायगोनल कंफर्म क्या होगा, कांस्टेंट होगा। भैया ये निचोड़ है भैया अब तक जो भी बताया है, सर्कल गिवन था इस वजह से डायगोनल या फिर डायमीटर फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की लेंथ तो चेंज होगी, ब्रेड्थ भी तो चेंज होगी कि नहीं होगी सर। ये 90 डिग्री का है तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट के बी द डायमीटर ऑफ सर्कल। साथ साथ अगर रेक्टेंगल की बात करें दोस्तों, रेक्टेंगल की बात करें तो लेंथ मान लेते हैं कितना x, चौड़ाई मान लेते हैं, ब्रेड्थ मान लेते हैं y, ओके। और दोस्तों x और y के बीच में संबंध क्या पाया जाएगा कि जो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होगा 90 डिग्री है दोस्तों, x का स्क्वायर जमा y का स्क्वायर होगा, वो पक्की बात है किसके इक्वल होगा, k स्क्वायर के इक्वल होगा। क्या आपको लग नहीं रहा कि अभी पिछले क्वेश्चन की तरह बन चुका है, ये अब एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह बन चुका है। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर में k स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं दोस्तों, मैक्सिमम एरिया किसका, इस रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम चाहते हैं दोस्तों। तो क्या किया जाए, एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। तो लो दोस्तों, लेट ए बी द एरिया। तो एरिया क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एक्स इंटू वाई। सो गाइस यहाँ पे दो वेरिएबल एक्स और वाई, और वाई की वैल्यू हमारे पास ये रही रूट में के स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। तो हो गया, ए भी आ गया दोस्तों। तो देखिए अब जो है रूट है भैया, रूट है, हमने बताया था स्क्वायरिंग कर लेना, स्क्वायरिंग कर लिए दोस्तों। तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला बेटा, इसको कुछ नया नाम दे देना, एफ नाम दे देते हैं, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, रूट हटेगा, के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और दोस्तों उसके बाद एफ,
अब ये ए स्क्वायर को इग्नोर करो, ओनली किसके बारे में सोचना है, एफ के बारे में सोचना है। तो दोस्तों एफ जो होगा मित्रों, जो एफ होगा एक्स स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। दोस्तों इसको करो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब तो वही डिफ्रेंशिएशन का काम है, अब तो नॉर्मल क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। एफ का डेरिवेटिव डी एफ बाई डी एक्स, के स्क्वायर कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स की पावर 4 का 4x का क्यूब, 4x का क्यूब। अब दोस्तों अब मैं इसको करूँगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ सॉरी, इसको अब पुट करेंगे 0 यार, लेकिन 0 पुट करने से पहले कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन है, x कॉमन है, बचेगा के स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो दोस्तों अब इसको 0 पुट कर लेते हैं। तो देखो यार मालूम है आप लोगों को, अगर 0 पुट करूंगा तो देखो भाई 2x 0 के इक्वल आएगा, तो x की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है भैया। लंबाई 0 थोड़ी हो जाएगी यार, लंबाई 0 होगी तो भैया रेक्टेंगल ही नहीं बनेगा, रेक्टेंगल बनना जरूरी है ना। तो भाई लोग इसलिए ये तो 0 हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी किसके 0 होने की, तो ये लोग के स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर को 0 के इक्वल रख के के स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर। और गाइस यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर बाई 2 है, तो ये k बाई रूट 2 बन जाएगा दोस्तों। ओके, x निकल गया दोस्तों आपका k बाई रूट 2। पिछले वाले में भी ये आ रहा था ना, 5/√2 आ रहा था, अब भी वही आ रहा है k बाई रूट 2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब इसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट करो, d2f अपॉन में dx2, तो 2k स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1, 4x क्यूब है दोस्तों, 4 3 12, 4 3 12 x स्क्वायर, 2k स्क्वायर 12, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दोस्तों, एक्स स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों, एक्स स्क्वायर की वैल्यू इज के स्क्वायर बाई 2, के स्क्वायर बाई 2। तो 2k स्क्वायर माइनस 6k स्क्वायर विल बी माइनस 4k स्क्वायर। आपका आंसर आ गया दोस्तों नेगेटिव। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने का क्या मतलब है दोस्तों, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने का क्या मतलब है, आप बोल देंगे कि हमारा एरिया क्या है, मैक्सिमम। सो एरिया इज मैक्सिमम। लेकिन कब, जब आपका x किसके इक्वल होगा, एट x इक्वल टू के बाय रूट 2, जब आपका x k बाय रूट 2 के इक्वल होगा। लेकिन दोस्तों मुझे एरिया, मुझे पूछा क्या गया है, फाइंड द मैक्सिमम एरिया। अभी तो तुमने ये बताया कि हाँ एरिया तब मैक्सिमम होगा जब x इतना होगा, ठीक है। लेकिन मेरे को तो ये थोड़ी पूछा कि एरिया कब मैक्सिमम होगा, मुझसे तो ये पूछा कि कितना एरिया मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम एरिया है कितना, हम ये जानना चाहते हैं। तो दोस्तों उसके लिए चौड़ाई भी फाइंड करनी पड़ेगी, लंबाई है, चौड़ाई भी ज्ञात करनी पड़ेगी, लेंथ है हमारे पास, ब्रेथ भी फाइंड करना पड़ेगा। सो गाइस नाउ y था किसके इक्वल, चौड़ाई थी किसके इक्वल, रूट के अंदर के स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, के स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर बाई 2, जाएगा के बाई, ले भाई लंबाई भी उतनी आ रही है, चौड़ाई भी उतनी आ रही है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इस सर्कल के अंदर एक नहीं अनेकों रेक्टेंगल हैं, सर्कल के अंदर एक नहीं अनेकों रेक्टेंगल हैं। उन सभी रेक्टेंगल में एक रेक्टेंगल ऐसा भी होगा जिसमें लेंथ भी इतनी होगी और ब्रेड्थ भी इतनी होगी। और दोस्तों जब लेंथ और ब्रेड्थ दोनों एक दूसरे की इक्वल होंगी तो मैं बोल सकता हूं कि उस सिचुएशन में वो जो रेक्टेंगल है वो एक स्क्वायर की तरह दिखता होगा, लंबाई जितनी चौड़ाई उतनी। यानी कि दोस्तों अगर मुझसे पूछे कि एरिया कितना, तो आप बोल देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, बन जाएगा के स्क्वायर बाय 2। आपका आंसर आ जाएगा मित्रों के स्क्वायर बाय लंबाई और चौड़ाई के अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सो एरिया वही तो था x इंटू वाई, तो x और y की मैंने मल्टीप्लाई कर दी, आपका आंसर आ गया के स्क्वायर बाय 2। यानी कि आप यहाँ पे एक बात कह सकते हैं, सो एरिया विल बी मैक्सिमम, area will be maximum when rectangle looks like a square। यानी कि जब जो रेक्टेंगल होगा वो स्क्वायर ही होगा तब ही जाके, यानी तुम कितने भी रेक्टेंगल बना लो, अगर लंबाई और चौड़ाई एक दूसरे की इक्वल नहीं हुई तो एरिया मैक्सिमम हो ही नहीं सकता। एरिया मैक्सिमम करना है तो भैया एक काम करो, क्या लंबाई जितनी है चौड़ाई को भी उतना ही रखो, ठीक है, तभी एरिया मैक्सिमम होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना आपकी बुक में ऐसे नहीं पूछा गया है, आपकी बुक में क्या पूछा गया है, शो दैट
show that out of all the rectangles that can be inscribed in a given circle, the square has maximum एरिया। ये पूछा गया दोस्तों, वो सभी रेक्टेंगल जो एक सर्कल के अंदर फिक्स हो, एक गिवन सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड हैं, उन सभी रेक्टेंगल में एक स्क्वायर का ही एरिया मैक्सिमम होगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, करने का तरीका दोस्तों ये रहेगा। तो आपने करना क्या होगा, सर्कल बना के उसके अंदर एक रेक्टेंगल बना देना है, लंबाई वेरिएबल, चौड़ाई वेरिएबल, लेकिन डायमीटर कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि सर्कल गिवन था, सर्कल जो था दोस्तों इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल, सर्कल कांस्टेंट था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड करवाए हैं। ये पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया है नहीं आया दोस्तों, पहले मैं आप लोगों के फीडबैक दिखूंगा, आप कमेंट जरूर करना दोस्तों कि क्या आपको इसमें डिफिकल्टी फेस हुई है, ठीक है। बाकी इसका पार्ट 2 बेटा आप लोगों की डिमांड पे बनेगा, अगर इस वाले वीडियो पे दोस्तों अगर अच्छा रिस्पांस आता है तो ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, ठीक है। आप लोग शेयर करते हैं तो दोस्तों फिर वैसी बात है, नया पार्ट जरूर आएगा उसमें फिर, ठीक है। तो चलिए ओके, मिलते हैं आप लोगों से, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।